Our topic for today is the fascism, Nazism and the World War II. तो आज हम फासीवाद, नाजीवाद और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बात करेंगे। इससे पहले के जो इस कोर्स के टॉपिक हैं वो शायद सभी आपने नहीं किए होंगे, बट इन द कोर्स ऑफ टाइम यू वुड गेट द वीडियोस। आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगे। तो इससे पहले कि हम फासीवाद और नाजीवाद और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बात करें, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उससे पहले के यूरोप में कि उस समय के यूरोप में क्या स्थिति थी, क्या सामाजिक स्थिति थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति किस प्रकार से थी, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अ, अगर हम प्रथम विश्व युद्ध की जो पहला विश्व युद्ध था जो 1914 से लेकर 1919 के बीच में लड़ा गया, वो उसके बारे में बात करें तो उसमें जो दो जो वर्ल्ड था वो टू पावर ब्लॉक्स में बट गया था। एक तरफ ब्रिटेन था, फ्रांस था, रशिया था, यूएसए था, और दूसरी तरफ जर्मनी, मेजरली जर्मनी वाज देयर इन द वॉर। जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो जो उसका सारा जो दोष है उस युद्ध का कि वो युद्ध क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, वो जो सारा जो दोष है वो जर्मनी के खाते में चला गया कि क्योंकि जर्मनी हार गया था। तो उस युद्ध की समाप्ति के बाद जर्मनी को उसका जो भी हानि हुई थी, जो भी अलग-अलग देशों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, उन देशों में जो भी हानि हुई थी, जो भी क्षति हुई थी, उसकी जो पूर्ति थी वो जर्मनी को करनी थी क्योंकि जर्मनी हार गया था। और उस जो ट्रीटी साइन हुई थी, जो पीस पीस ट्रीटी साइन हुई थी, द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, उसमें कहा गया था कि बाकायदा क्लॉजेस डाले गए थे उस ट्रीटी में कि कैसे जो जर्मनी है वो इस वॉर के लिए जिम्मेदार है। और क्योंकि जर्मनी इस वॉर के लिए जिम्मेदार है, उसको इस वॉर में इस युद्ध में जितने भी देशों का जो जो नुकसान हुआ है, वो उसकी जो पूर्ति है वो जर्मनी को करनी पड़ेगी। अब जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स थी उसके बारे में, ये प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद की बात है। उसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो है वो उस साइन हुई। सारा जो दोष है वो जर्मनी के खाते में गया कि उनकी वजह से विश्व युद्ध हुआ, इसलिए जिसने जो भी अलग अलग देशों का नुकसान हुआ है वो जर्मनी को पूरा करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ एक और जो टॉपिक आता है, और अगर हम क्रोनोलॉजिकली चलें तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो समय आता है, किसी भी युद्ध के बाद जो समय आता है, वो होता है अपने राष्ट्र को, अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने समाज को दोबारा से एक सही रूप में एक ढांचे में लेकर आना। क्योंकि युद्ध का जो समय है उसमें बहुत ज्यादा आर्थिक जो है वो क्षति होती है, इकोनॉमिक लॉस बहुत ज्यादा होता है, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ बहुत ज्यादा होता है। जो मार्केट्स हैं, जो बाजार हैं, उनमें किन चीजों की मांग बढ़ती है, किन चीजों की मांग घट जाती है, वो एक बहुत ही अलग रूप ले लेता है एक सामान्य जीवन से हटकर। तो जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो इन सभी परेशानियों से उन सभी यूरोपीय देशों को जूझना था जो जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में किसी ना किसी तरीके से पार्टिसिपेट किया था। So all the European nations had to, uh, go ahead and see how they were going to resolve the issues, the newer problems which the end of the war had brought in. And the problems were even more worse, yes, for Germany, because Germany had to pay the money। जर्मनी को हर्जाना भरना था, जर्मनी को हानि की पूर्ति करनी थी, जो भी क्षति हुई थी अलग अलग देशों की उसकी पूर्ति करनी थी। और जर्मनी के पास जो है वो पैसा भी नहीं था, रिसोर्सेज भी नहीं थे। इन सभी जो भी हानि हुई है, जो भी जितना भी पैसा उसको बोला गया है उसको देना है अलग अलग देशों को, उस सभी की पूर्ति के लिए जर्मनी के पास इनफ रिसोर्सेज भी नहीं थे, उसके पास स्रोत भी नहीं थे। जो जर्मनी के मेजर रिसोर्सेज वाले एरियाज थे वो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वो एरियाज
जो है फ्रांस को दे दिए गए, जर्मनी की जो टेरिटरीज थी, बाकी देशों में जो कॉलोनियल टेरिटरीज थी, उनका भी बंटवारा कर दिया गया। तो पूरे तरीके से ये निश्चित किया गया, जो देश थे, जो इस विश्व युद्ध में जो प्रथम विश्व युद्ध में जो विजयी हुए थे, उनकी तरफ से पूरा ये कोशिश की गई कि जर्मनी को हम इतना असक्षम बना दें, इतना कमजोर बना दें कि ये दोबारा इस तरीके का जो युद्ध है वो करने में सक्षम ही ना हो पाए। पर आई मीन उनके जितने भी कोशिशें रही, जो अलाइड पावर्स थी, जो मित्र राष्ट्र थे प्रथम विश्व युद्ध के, उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद ना केवल जर्मनी जो है वो 20 साल से भी कम समय में दोबारा अपने आप को आर्थिक रूप से, मिलिट्री के रूप से तैयार कर पाता है, अपनी सेना को तैयार कर पाता है, अपनी अर्थव्यवस्था को तैयार कर पाता है, बल्कि एक बहुत ज्यादा आक्रामक तरीके से दोबारा से यूरोप में युद्ध की शुरुआत कर देता है। नाउ इन दिस इंटरवीनिंग पीरियड, जो एक और जो हमारा जो टॉपिक होता है वो होता है इकोनॉमिक डिप्रेशन का, आर्थिक मंदी का, आर्थिक संकट का, जो 1929 से लेकर 1934 के बीच में अमेरिका से शुरू होकर यूरोप में और फिर यूरोप के अलग-अलग देशों में अलग-अलग तरीके से फैल गया। इस आर्थिक महामंदी मंदी या संकट से पहले भी यूरोप के जो विभिन्न देश थे, उनकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी। जैसा कि मैंने बताया कि युद्ध के बाद जब आप अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो उस अर्थव्यवस्था में बहुत सारी परेशानियां आ गई होती हैं। बहुत ज्यादा बेरोजगारी होती है। जो डिमांड है ऐसी कमोडिटीज की, जिन सामानों की, जिन निर्मित वस्तुओं की जो डिमांड है वो युद्ध के समय पर बढ़ जाती है। युद्ध समाप्त होने पर वो जो मांग है वो बहुत जल्दी एकदम घट जाती है। सो द मार्केट्स ऑफ यूरोप, डिफरेंट नेशंस ऑफ यूरोप, along with द इकोनॉमिक कॉज, जो भी आर्थिक रूप से जितना कमजोर कर दिया था प्रथम विश्व युद्ध ने। किसी ने सोचा नहीं था कि विश्व युद्ध, जो प्रथम विश्व युद्ध है, वो इतना लंबा होगा। लोगों को यूरोप में तो ऐसा लोगों को लगा था दैट इट इज गोइंग टू बी अ शॉर्ट एंड जॉली वॉर, कि हम तो ये बहुत छोटा सा वॉर होने वाला है, और खुशी खुशी लोग उसको लड़ने के लिए गए थे कि ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और हम विजयी होकर वापस आएंगे। पर ऐसा नहीं हो पाया। तो मुख्य रूप से जो था वो ये आर्थिक व्यवस्था तैयार हो गई थी प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। जो अलग-अलग देश जो थे वो आर्थिक मंदी से गुजर रहे थे, बेरोजगारी से गुजर रहे थे, और इसके साथ-साथ ही 1917 में रशिया में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। जो रशियन रेवोल्यूशन है, रूस की जो क्रांति है, रूसी क्रांति 1917 में वह हुई थी। तो वहां पर जो है साम्यवाद जो है उस वो बढ़ता हुआ दिख रहा था, समाजवाद की स्थापना हो गई थी, और जो ऐसा लग रहा था कि जो विश्व है वो साम्यवाद की तरफ बढ़ने लग गया है। और ऐसे समय पर जब यूरोप में आर्थिक मंदी का दौर था, बेरोजगारी का दौर था, एक भय था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ भी जो है, हमारे भी देशों में रूस की ही तरह एक और क्रांति हो जाए, और जो सत्ता है वो एकदम मजदूरों के पास चली जाए। दो इट वाज अ डिक्टेटरशिप, वहां पर भी तानाशाही स्थापित हुई, जिसमें ये मूल रूप से बात की गई कि जो अधिकार हैं वो श्रमिकों के होंगे, कलेक्टिव जो भी रिसोर्सेज हैं उनका कलेक्टिव ओनरशिप होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट अदर नेशंस ऑफ यूरोप वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर कम्युनिज्म विच वाज राइजिंग इन देयर नेबरहुड। तो उनके जो बहुत नजदीकी देश में, रूस में, जब ये क्रांति हुई, तो जो पश्चिमी यूरोप के जो देश थे उनमें भय उत्पन्न हो गया कि कहीं क्योंकि स्थिति हमारे यहाँ भी लगभग वैसी ही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी क्रांति हमारे यहाँ भी हो जाए। So this is to give you the broad background of what was happening in Europe, in different countries of Europe. What happened to Germany, जर्मनी के साथ क्या हुआ था, यूरोप के विभिन्न देशों में क्या हो रहा था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, और उसके बाद, स्पेशली उसके बाद जो 1920 से लेकर 1930 तक का समय है, उस समय में क्या हो रहा था।
तो इन सभी कारणों के चलते इटली इटली और जर्मनी में दो ऐसी अलग मूवमेंट्स जो हैं, आंदोलन कह लीजिए उनको, वो तैयार हो गए कि ये दोनों ही देश जो हैं वो फासिस्ट हो गए। जो इटली है वो फासिस्ट इटली हो गया, और जो जर्मन फैशिस्ट पार्टी का जो नाम था वो नाज़ी पार्टी नाम था। तो व्हाट हैपेंड, इस दौरान ऐसा क्या हुआ कि इटली फासीवाद की तरफ और जर्मनी जो है वो नाज़ीवाद की तरफ बढ़ गया। कारण मूल रूप से वही है जिनकी अभी मैंने व्याख्या की है, पर हम थोड़ा सा और डिटेल में इसको जानेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि फासीवाद है क्या। व्हाट इज इट दैट वी मीन व्हेन वी से द टर्म फासिज्म। फासिज्म इज का कोई एक परिभाषा नहीं है। अगर हम फाशिस्ट वर्ड की रूट में जाएं कि इस शब्द का क्या मतलब होता है, तो इस शब्द का मतलब होता है लकड़ियों का एक गट्ठा, एक ढेर, एक लकड़ियों का गट्ठा, जो ये दिखा सकता है कि जिससे ये भी प्रतीत हो सकता है कि कैसे इसमें पावर है, बिकॉज ऑल दीज वुडन ब्लॉक्स आर टुगेदर, देयर इज पावर। तो मूल शब्द का जो फैसिस्ट शब्द का, फासी शब्द का जो मूल शब्द है, उसका ये अर्थ होता है। अ, तो इटली में जो फासीवाद का जो उदय हुआ, उसके लिए जो बहुत सारे इतिहासकार हैं, उनमें उनमें बहुत ज्यादा मतभेद हैं। ओके, बिफोर आई गो ऑन, आई मस्ट से कि हमारा जो ये आज की जो क्लास है वो मुख्य तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में है, कि द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण रहे, वो उसमें क्या क्या घटनाएं घटी, उसकी समाप्ति कैसे हुई, उसका वर्ल्ड पे इम्पैक्ट क्या हुआ जब उसकी द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, तो उसने कैसे विश्व को दो अलग अलग पावर ब्लॉक्स में बांट दिया। सो आवर लेक्चर इज एसेंशियली अबाउट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध। पर इस द्वितीय विश्व युद्ध की चर्चा करने के लिए, और जो सेम ही टॉपिक के अंदर जो एक और टॉपिक आ जाता है, वो है फासीवाद का और नाजीवाद का। क्योंकि इन दोनों को स्टडी किए बिना, इन दोनों की जानकारी के बिना हम द्वितीय विश्व युद्ध तक पहुंच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यही कारण थे मुख्य तौर पर जिसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। जिस तरीके की अग्रेसिव, एकदम आक्रामक जो तरीके हैं इन दोनों ही देशों ने अपनाए, अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, सैन्य रूप से मजबूत करने के लिए जो भी तरीके इन्होंने अपनाए, उसके लिए फासीवाद की, नाजीवाद का अध्ययन करना बहुत जरूरी हो जाता है। और इस अध्ययन के उपरांत हम बात करेंगे कि कैसे जब ये दोनों ही देश इस समझ इनकी ये समझ बन गई कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं, उन्होंने धीरे धीरे कैसे आक्रमणकारी होते हुए बहुत ही ज्यादा powerful, when they started feeling powerful, they started attacking the neighboring areas. It began with Germany. So I have divided the lecture into two parts. In the first part, I'm going to talk about the rise of fascism and Nazism in Germany and in Italy and Germany respectively. तो हम जर्मनी में नाजीवाद और इटली में फासीवाद के उदय का कारण, उनके क्या कारण थे, क्या क्या हुआ इस फासीवाद के और नाजीवाद में, उसके बारे में बात करेंगे। और इसी लेक्चर के दूसरे पार्ट में हम जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध की बात करेंगे, कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या कारण थे इत्यादि। तो बात शुरू करते हैं फासीवाद के बारे में। जैसा कि मैंने आपको मूल शब्द बताया कि उसका क्या अर्थ है, उसके मूल शब्द का। अब फासीवाद जो है उसका कोई एक सेट आइडियोलॉजी नहीं था। कोई कि जैसे मार्क्सवाद हो गया, तो कि ठीक है, एक लेबर क्लास होगा, देयर आर द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू द टू पावर्स, द हैव्स एंड द हैव नॉट्स। और जो मजदूर हैं, जो श्रमिक वर्ग हैं, उनकी जो लेबर है वो उनसे छीन ली जाती है, प्रॉफिट्स उनको नहीं मिल पाते हैं। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कैपिटलिस्ट क्लास के पास हाथ में है, पूंजीवादी जो क्लास है उसके हाथ में है। तो एक सेट आइडियोलॉजी है, और कैसे जो श्रमिक हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, वो आंदोलन के जरिए, क्रांति के जरिए इन सभी को वापस छीन के प्राप्त करेंगे। सो दिस इज ब्रॉडली द आइडियोलॉजी ऑफ इन अ वेरी वेरी शैबी सेंस, दिस इज द आइडियोलॉजी ऑफ मार्क्सिज्म।
इसी तरीके से पूंजीवाद की भी एक अलग आइडियोलॉजी है। एक एक बकायदा एक सिस्टम है जिसके अंतर्गत वो पूंजीवादी व्यवस्था चलती है। लिबरलिज्म की भी अपनी एक अलग, उदारवाद की भी अलग एक आइडियोलॉजी है, जो भी उनकी है कि उनको जो मार्केट है, जो बाजार हैं, वो कैसे फ्री होने चाहिए। सो लिबरलिज्म आल्सो हैज इज अ डिस्टिंक्ट आइडियोलॉजी। फासीवाद के साथ ऐसा नहीं था। फासीवाद जो है वो उसकी कोई एक परिभाषा नहीं थी, और क्योंकि कोई एक परिभाषा नहीं थी, इसने इन सभी फासिस्ट लीडर्स को जो इटली में हुए, जो जर्मनी में हुए, और ईस्ट यूरोप की, पूर्वी यूरोप के अन्य देशों में भी हुए, उन सभी को ये अपॉर्चुनिटी और ये अवसर दे दिए, अवसर कि वो इस फासीवाद को, इस नाजीवाद को अपने तरीके से, अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ उसका कर सकें। मार्क्सवादी जो इतिहासकार हैं वो कहेंगे जी फासीवाद जो है इट्स द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। जब पूंजीवाद जो है अपने चरम पर पहुंच जाता है तो वो कैसा हो जाता है, वो फासीवाद की तरह दिखने लगता है। अ, कुछ ऐसे भी हैं इतिहासकार जो कहेंगे कि फांसी, जहां एक और मार्क्सवादी इतिहासकार कहेंगे कि फांसीवाद जो है वो पूंजीवाद की चरम सीमा है। दूसरी ओर कुछ ऐसे भी इतिहासकार हैं जो कहेंगे कि फांसीवाद जो है वो पूंजीवाद और साम्यवाद के एक बीच का रास्ता है, या इनसे अलग एक तीसरा रास्ता है। So some of the scholars or historians would also say that fascism was the third way possible between communism on one hand and capitalism on the other. कि या तो कैपिटलिज्म में, पूंजीवाद में जो सारी व्यवस्था है वो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट पे छोड़ दी जाती है, जो इकोनॉमिक और स्टेट का काम जो होता है वो बाकी चीजों से कंसर्न होता है। और साम्यवादी व्यवस्था में, कम्युनिज्म में, एवरीथिंग इज इन द हैंड ऑफ द स्टेट। स्टेट कंट्रोल्स प्रोडक्शन, स्टेट कंट्रोल्स डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेट कंट्रोल्स मींस ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट कंट्रोल्स एवरीथिंग। तो इन दोनों ही बीच का एक तीसरा रास्ता जो है, उसके उस तरीके से भी हम फासीवाद को देख सकते हैं कि कैसे उसने इटली को पूंजीवाद की तरफ भी नहीं और साम्यवाद की तरफ भी नहीं, बल्कि एक तीसरे मार्ग पर इटली को और एक तीसरे मार्ग पर नाजीवाद को ले गया। ये मार्ग किस चीज का था? ये मार्ग इस चीज का था, और इसी मार्ग के चलते वो सभी लोग जो इन सभी मार्गों से, इन दूसरे मार्गों से डरते थे, वो लोग जो साम्यवाद से डरते थे, वो लोग जो पूंजीवाद से डरते थे, बिकॉज फैसिज्म डिड नॉट हैव अ सेट डेफिनेशन, it could gain the support, it could gain the support and from all these various cross sections of the society। तो अलग अलग वर्गों के लोग, क्योंकि अगर साम्यवाद की बात करें तो मजदूर वर्ग उसको सपोर्ट करेंगे, उसको जो पूंजीवादी वर्ग है, जो बूर्जुआ वर्ग है, उसको सपोर्ट नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर कैपिटलिज्म की बात करें, क्योंकि वहां पर वर्कर्स जो हैं, जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है, तो शायद वो पूंजीवाद को सपोर्ट नहीं करेंगे। बट फासिज्म ऐसा था जिसके अंदर बिग कैपिटलिस्ट, बड़े बड़े पूंजीपतियों से लेकर मध्यम वर्ग जो था, और कुछ हद तक श्रमिक वर्ग भी इससे जुड़ा। सो द फैक्ट दैट इट डिड नॉट हैव अ सेट डेफिनेशन, कोई एक सेट डेफिनेशन नहीं थी, कोई एक सेट रूल नहीं था कि हम इसके मुताबिक काम करेंगे। ये हमारी आइडियोलॉजी, जो एकमात्र आइडियोलॉजी थी, वो थी राष्ट्रवाद। इसीलिए कई इतिहासकारों ने इसको अल्ट्रा नेशनलिज्म, एक चरम का जो राष्ट्रवाद है, वो भी इसके बारे में कहा गया है दैट इट वाज अल्ट्रा नेशनलिज्म। जब राष्ट्रवाद अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाता है और एकदम अंधा हो जाता है कि वो क्या कर रहा है, जिसको अपने राष्ट्र के निर्माण में, अपने राष्ट्र के आगे और कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो फासीवाद जो है वो भी है। तो क्योंकि इसकी कोई एक परिभाषा नहीं थी, इसीलिए ये अलग-अलग वर्गों के लोगों को अपने आप में समेटने में और अपने साथ लेकर चलने में कामयाब रहा। ओके।
क्या-क्या कारण थे फासीवाद के उदय होने के? मैंने आपको ब्रॉडली बता दिया कि कैसे उसको तीसरा मार्ग भी कहा जाता है साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच में, कैसे उसको मार्क्सवादी जो लोग हैं वो कहते हैं कि वो एकदम अल्टीमेट फेज़ है कैपिटलिज्म का, पूंजीवाद की एक चरम सीमा है और तो ये सभी एक ब्रॉड समझ हमारी बन गई है। तो कारण क्या थे? किस वजह से इसका उदय हुआ? इसका उदय पहले इटली में होता है। इटली में जो फासीवादी जो लीडर रहे उनका नाम मुसोलिनी था। मुसोलिनी जो थे वो पेशे से एक जर्नलिस्ट थे और उनका उन वो एक बहुत उनका इम्पोर्टेंट रोल रहा इटली के फैसिस्ट रिजीम में। ही लेटर बिकेम द ड्यूशे, वो इटली के ड्यूशे बने, द लीडर बन गए और वहां पर उन्होंने ही द्वितीय विश्व युद्ध में इटली को वो लेकर गए। अब इटली में फासीवाद का उदय किस लिए हुआ? जैसा कि मैंने बताया कि द ग्रेट डिप्रेशन कॉज्ड मेजर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एंड वीकेंड यूरोपियन पॉलिटिकल लाइफ। जो आर्थिक संकट था 1929 से लेकर 34 तक का और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो एक आर्थिक संकट था, उसने एक बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति बना दी थी यूरोप में रहने वाले लोगों की, विभिन्न वर्गों के लोगों की, एक्सेप्ट द मोस्ट इलीट, जो एकदम इलीट जो सबसे उच्च वर्ग के जो लोग थे, जो पूंजीवादी थे, उनको छोड़कर बाकी जो आम जो लोग थे यूरोप के विभिन्न देशों के, उनमें बहुत ज्यादा एक जो उनकी आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। एंड स्पेशली जब हम बात करेंगे कि कैसे इटली ने क्यों ज्वाइन किया, इटली में क्यों राइज हुआ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जब आप युद्ध में जाते हैं, आपको आप ये सोच कर जाते हैं, अगर आप अटैक करने जा रहे हैं, अगर आप इफ यू आर डिफेंडिंग योर टेरिटरी, आप अपने आप को बचाने के लिए नहीं बल्कि बकायदा अटैक करने के लिए जा रहे हैं, तो आप इस सोच से जाते हैं कि हम इस युद्ध में जीतेंगे और इस युद्ध में जीतने के उपरांत हमें कुछ इसके लिए कुछ देयर विल बी सम काइंड ऑफ बेनिफिट दैट वी विल रीप आउट ऑफ इट। हमें इस युद्ध की समाप्ति के बाद अगर हम विजयी हुए तो हमें इसमें कुछ ना कुछ क्या लाभ होगा, क्या हमें इससे प्राप्त होगा। सो ये जो लाभ था, जो आर्मी मैन है, हो सकता है वो मेडल्स के लिए जाएं और भी बहुत सारे आर्मी एक सोसाइटी में अपने राष्ट्र के लिए राष्ट्र की सेवा के लिए जाएं, इत्यादि बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पर एक ये सोच होती है कि जब आप युद्ध में जाते हैं तो जब उसके बाद वापस आएंगे तो लोग आपको शाबाशी देंगे, दैट यू आप कितने बहादुरी से आप लड़े हैं। तो जब भी कोई आज भी जब कोई युद्ध होता है, तो कोई अटैक होता है, तो जो वॉर वेटरन्स होते हैं, जो युद्ध में लड़कर जो भी आर्मी के लोग, एयरफोर्स के लोग वापस आए होते हैं, उनको बहुत सारे मेडल्स इत्यादि और बहुत सारा फेम मिलता है क्योंकि उन्होंने बहुत बहादुरी से अपने देश की रक्षा की होती है। डिस्पाइट इटली जो था उसने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से जर्मनी के अगेंस्ट वो लड़ा था और उसका ये लड़ने के कई कारण थे, जिसमें मुख्य कारण उसका ये था, उसको ये लगा था कि उसको आर्थिक लाभ होगा इस युद्ध की समाप्ति के बाद। जब जर्मनी ये युद्ध हार जाएगा और वो इस युद्ध का हर्जाना भरेगा, तो उस हर्जाने में एक जो पार्ट है वो इटली को भी मिलेगा। और तो कैसे इटली के आर्थिक व्यवस्था उससे मजबूत होगी, इटली को उससे इस युद्ध की समाप्ति के बाद जर्मनी जो है वो वो रेपरेशंस देगा, वो हानि पूर्ति करेगा, हर्जाना देगा और इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेकर आएगा। ये जो प्रथम विश्व युद्ध है ये इटली के लिए ये इकोनॉमिक बेनिफिट्स, आर्थिक जो है ये सुविधाएं, आर्थिक आर्थिक रूप से कैसे इटली को और ज्यादा मजबूत करेगा। पर जब जो इटालियन जो सोल्जर्स हैं, जब इटली के जो वो सैनिक हैं, जब वो लड़कर वापस आए प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तो कहाँ तो एक और वो उम्मीद कर रहे थे हीरोइक रिसेप्शन की, कि जब हम जाएंगे तो हमें हीरो की तरह ट्रीट किया जाएगा। और जब वो वापस आए तो उनको अपने देश की जो व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था है, जब उन्होंने वो देखी कि इतनी भुखमरी है, पीछे उनके बच्चे, उनकी बीवी जो है वो बहुत ही ज्यादा, जो समाज है वो बहुत ही ज्यादा
आर्थिक रूप से कमजोर हो गया है। सो पीपल हु वर एक्सपेक्टिंग heroic reception, heroic return, they came back to poverty, they came back to unemployment। तो वो बेरोजगारी के समाज में वापस आए। वो जब वापस आए तो उन्होंने देखा कितनी बेरोजगारी है, खाने के लिए कुछ नहीं है, और कितनी आर्थिक मंदी है इत्यादि। और इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता ही जा रहा था। जो चीजों के दाम है, महंगाई है, वो बिल्कुल बढ़ती ही जा रही थी। और जो मध्यम वर्गीय जो समाज है, और यही मध्यम वर्गीय समाज है जो आगे चलकर फासीवाद को सपोर्ट करेगा। मध्यम वर्गीय जो समाज है, उसकी जो सेविंग्स थी, उसकी जो अपनी बचत थी, सालों की बचत जो थी, वो इस महंगाई के चलते बिल्कुल ही समाप्त हो गई थी। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स की बात मैं पहले कर चुका हूं कि कैसे ये जो ट्रीटी थी ये बहुत ही अपमानजनक ट्रीटी थी फॉर द फॉर इटली, फॉर जर्मनी, एंड uh, also, so this explains more so why Nazism grew in in Germany rather than why fascism grew in Italy। तो जो नाजी जो लोग थे वो खुश नहीं थे जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स की जो भी कंडीशंस उसमें रखी गई थी कि कैसे जो पूरा जो ये वॉर है इसमें जो भी जो इसका मतलब ये जो हारना है, ये जो वॉर हार गए हैं, ये जो युद्ध हार गया है जर्मनी, तो इस पूरे वॉर का जो ब्लेम है वो जर्मनी के सर पे डाल दिया गया है। इटली को जो उम्मीद थी कि वो इस वॉर के हारने, जब वो इस वॉर में जीत जाएगा जर्मनी के अगेंस्ट, क्योंकि वो ब्रिटेन और फ्रांस को सपोर्ट कर रहा था, तो उसको ना सिर्फ आर्थिक रूप से उसकी हानि की, जो भी उसका इस युद्ध में खर्चा होगा उसकी वापसी होगी, बल्कि उसको टेरिटरी भी मिलेगी कि जब जर्मनी को बांटा जाएगा। क्यों बांटा जाएगा? क्योंकि जर्मनी को कमजोर करना है कि दोबारा युद्ध ना कर दे, दोबारा आक्रमण ना कर दे। इसीलिए तो जर्मनी के जो रिसोर्सेज रिच वाले जो एरिया से, जहां पे कोयला और लोहा ज्यादा पाया जाता था, वो फ्रांस को दे दिया गया, जर्मनी को बांट दिया गया। तो ये जर्मनी का बंटवारा होना था फर्स्ट वर्ल्ड के वॉर के बाद, पहले विश्व युद्ध के बाद। और ये इटली को भी उम्मीद थी कि हमें भी इस बंटवारे में से कुछ मिलेगा, पर जर्मनी से इटली को ऐसा कुछ नहीं मिला। जो भी एलाइड पावर थी उन्होंने सब कुछ, ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि ने सब कुछ आपस में बांट लिया या टुकड़े टुकड़े कर दिया, पर इटली के हिस्से में कुछ ज्यादा नहीं आया। इसके अलावा जैसा कि मैं बता रहा था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब जर्मनी को बांटा गया तो बहुत सारे नए नए छोटे छोटे राष्ट्र जो हैं उनकी उत्पत्ति हुई। और ये जो राष्ट्र थे, क्योंकि इनकी उत्पत्ति बहुत ज्यादा रीसेंट थी, इनके जो बॉर्डर्स थे उनकी वजह से इनमें आपस में फ्रिक्शन रहा। आपस में ये जो नए नए देश थे वो लड़ते रहे कि उनकी जो सीमाएं हैं वो कहाँ तक हैं। जो देश थे वो अपनी सीमाएं जो है, जब उनमें कोई पावरफुल लीडर आ जाता था, कोई पावरफुल नेता आ जाता था, वो अपने देश की जो टेरिटरी है, जो सीमा है, उसको बढ़ाने की कोशिश करता था, जिसकी वजह से वो आसपास वाले जो और देश हैं उनसे उनकी जो फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता था, लड़ाइयां शुरू हो जाती थी। सो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स एक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक ट्रीटी थी। ये जो संधि हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स प्रथम विश्व युद्ध के बाद होने वाली संधि है, जिसके बाद शांति करार की गई थी कि अब जो है ये जो युद्ध है ये समाप्त होता है, और कैसे इस युद्ध के बाद क्या क्या स्थिति रहेगी। सो दिस अगेन, बिकॉज इसमें इतनी हार्श कंडीशन थी, सारा जो ब्लेम है वो जर्मनी के सर कर दिया गया था, इटली को कुछ प्राप्त नहीं हुआ था। ये भी फासीवाद के डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रीजन रहा। फियर ऑफ कम्युनिज्म, जो साम्यवाद है उसका भय, कि जो साम्यवाद है हमारे पड़ोसी देश जो है रूस में संयुक्त राष्ट्र बन गया है अब, सॉरी सोवियत संघ बन गया है अब रूस। तो इस तरीके की क्रांति जो है हमारे यहाँ भी ना हो जाए, तो जो पूंजीवादी जो लोग थे इन सभी देशों के, जर्मनी के, इटली के, स्पेन के, ब्रिटेन के, इनको साम्यवाद से बहुत ज्यादा भय था। और ये भय जो है हमें याद रखने की जरूरत है, क्योंकि यही दिस फियर ऑफ कम्युनिज्म इज गोइंग टू कीप ब्रिटेन एंड रशिया
अवे फॉर क्वाइट सम टाइम। जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होगी, या जब हिटलर जो है वो बहुत ही ज्यादा आक्रामक तरीके से जो एक के बाद एक जो जो भी टेरिटरी ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के बाद उनसे छीन ली गई थी, उनसे अलग कर दी गई थी, जब हिटलर एक एक करके उन सभी को वापस करेगा, तो ब्रिटेन जो है इस वॉर की शुरुआत नहीं करेगा सोचते हुए कि कैसे हिटलर जो है अपनी ही टेरिटरी को वापस ले रहा है। और क्योंकि हिटलर की और सोवियत संघ का की आपस में ट्रीटी थी, तो उस वजह से भी ब्रिटेन डिड नॉट वांट टू वेज वॉर। बट देयर वाज दिस फियर ऑफ कम्युनिज्म इन मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, बिकॉज द कंडीशंस वर परफेक्ट फॉर कम्युनिज्म टू राइज। जो कंडीशंस थी कि इतनी ज्यादा आर्थिक स्थिति खराब है, और जो श्रमिक हैं वो धीरे धीरे अपने आप को, जैसा आर्थिक मंदी वाला जो हमने अभी से पहले टॉपिक किया था, उसका दूसरा लेक्चर है, आप लोगों को सुनने को मिलेगा वो भी। उसमें बात की गई थी कि किस तरीके से बेरोजगारी जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी यूरोप के सभी देशों में। और अगर इतनी ज्यादा कंडीशंस जो है खराब हो जाए, सामाजिक कंडीशंस जो है, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, तो एक भय रहता है कि अगर मजदूर एकदम भूखा हो गया और एकदम उसके पास कोई तरीका नहीं है, तो कहीं वो क्रांति ही ना कर दे, क्योंकि पड़ोसी देश में हो रही थी। इसीलिए there was this fear. And not just that it was happening in Russia, it happened in Russia in 1917, but also the fact कि इन सभी देशों में छोटे छोटे ग्रुप से, कम्युनिस्ट ग्रुप से, सोशलिस्ट ग्रुप से, जो उन देशों में साम्यवाद को लाने की तैयारी कर रहे थे, और बहुत छोटे छोटे जो उन्होंने जो ट्रेड यूनियंस थी, उनसे भय था सरकारों को कि ये जो ट्रेड यूनियंस हैं, ये जो संघ है, मजदूरों की जो संघें हैं, कहीं ये इकट्ठी होके एक रेवोल्यूशन यहाँ पे भी ना कर दें। तो इसी तरीके से ये जो यूरोप के जो देश थे, इनमें रहने वाले लोगों को लग रहा था कि फासिज्म जो है, फासीवाद जो है, वो कम से कम इस साम्यवाद से तो बेहतर ही उपाय है। अगर इन सभी कंडीशंस का जो स्थिति हमारे यहाँ पर आज हमारे देश में है, अगर इसका उत्तर साम्यवाद होने वाला है, तो उससे तो बेटर है कि हम लोग फांसी हो जाएं, हम लोग फांसीवाद को चुन लें। इसके साथ साथ जो एक और इम्पोर्टेंट रीजन है, वो है डेमोक्रेसीज जो थी वो वीक थी, वो बहुत ज्यादा वीक थी। जो लोकतंत्र थे, जो संसदीय लोकतंत्र थे, चाहे वो जर्मनी की बात हो, चाहे वो इटली की बात हो, चाहे और अन्य देशों की बात हो, जहां पर भी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान या उसके उपरांत जो लोकतंत्र की स्थापना की गई थी, वो लोकतंत्र जो है कि उनमें, क्योंकि एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी नहीं थी, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं थी, वो उस समय की जो सामाजिक जो दिक्कतें थी, जो परेशानियां थी, उनको सुलझाने में, उनको समाप्त करने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। और इसका जो सारा जो ब्लेम था इन इकोनॉमिक कंडीशंस का, कि कैसे ये जो लोकतंत्र है उससे इस आर्थिक अराजकता जो फैली हुई है, ये जो क्योस फैला हुआ है, इसका जो जवाब है ये लोकतंत्र नहीं दे सकता। इसका जो जवाब है वो एक पावरफुल लीडर दे सकता है, फिर चाहे वो लीडर फांसी ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो लीडर जो है वो तानाशाही क्यों ना हो। सो पीपल वर विलिंग टू एक्सेप्ट फैसिज्म बिकॉज दे डिड नॉट वांट कम्युनिज्म। वो तैयार थे फांसीवाद के लिए, क्योंकि उनको साम्यवाद नहीं चाहिए था। और वो ये भी देख पा रहे थे कि कैसे जो लोकतंत्र है उनकी परेशानियों को नहीं सुलझा पा रहा है, उन्हें रोजगार नहीं दे पा रहा है, उन्हें इन सभी जो परेशानियां हैं इनसे मुक्त नहीं करा पा रहा है। तो अगर फांसीवाद इस चीज का वादा करता है कि हमें नौकरियां मिलेंगी, हमारी आर्थिक तरक्की होगी, हमारे देश की आर्थिक तरक्की होगी, तो क्यों नहीं। सो कंडीशंस वर राइप, बोथ Germany and in Italy, mostly, other nations also, there were fascist governments which came up in other nations also, but specifically talking about Hitler's Germany and Mussolini's Italy, both were, came to power because of popular demand. जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा उत्सुकता से, बहुत ही खुशी से इन दोनों ही लीडर्स को पावर में लेकर आए थे, क्योंकि उन्हें लगता था हमारी जो सारी समस्याएं हैं उनका जो अंत है वो यही लीडर्स करेंगे, वो चाहे वो यही सोच क्यों ना। इसीलिए लोगों ने
इन इन दोनों जो आइडियोलॉजीज थी, चाहे वो फांसीवाद हो या नाजीवाद हो, उसका जो एक बुरा जो प्रभाव समाज पे पड़ रहा था, जैसे हिटलर के नाजीवाद में जो यहूदी थे, जो ज्यूज थे, उनके खिलाफ जो भी स्टेट जो थी वो प्रोग्राम चला रही थी, उनकी उनको मारने के लिए, उनके जो भी राइट्स थी उनको छीन लेने के लिए, उनको गैस चेम्बर्स में भर देने के लिए, उनकी एक एक स्टेट के जरिए जो भी इनकी मौत हो रही थी, बकायदा एक नियमित तरीके से कि कैसे इनको मारा जाएगा, कैसे इनकी समाप्ति की जाएगी पूरे के पूरे ज्यूस की, उसकी तरफ आम लोगों ने आंख बंद कर ली थी। क्यों? क्योंकि जो फांसीवाद था और जो नाजीवाद था वो बहुत ज्यादा जो है उनकी बाकी परेशानियों के लिए कारगर साबित हो रहा था, उनको समाप्त करने के लिए कारगर साबित हो रहा था। इसलिए उसका जो बुरा पहलू था उसकी तरफ लोग आंख बंद करने के लिए तैयार थे, उन्हें उससे कोई आपत्ति नहीं थी। वीक डेमोक्रेसीज की मैं बात कर चुका हूं कि जो लोकतंत्र हैं वो बहुत ही ज्यादा कमजोर थे। जो पार्टीज पावर में आ रही थी, कोई एक सिंगल लीडर पावर में नहीं आ पा रहा था, और बहुत सारी जो अलग अलग छोटी छोटी पार्टीज हैं वो मिला के सरकारें बना रही थी। और जब इतनी मिली-जुली कोलिशन की सरकार बनेगी, तो गठबंधन की सरकार बनेगी, तो वो गठबंधन की सरकार जो है उससे एक पावरफुल लीडर तैयार होके नहीं निकल के आ पाएगा। और जब तक एक तैयार लीडर, एक पावरफुल लीडर, बहुत ही ताकतवर लीडर नहीं आ पाएगा, तब तक आपकी परेशानियों को नहीं सुलझा पाएगा। इस उस समय के लोग ऐसा सोच रहे थे, इसीलिए वो दे वर विलिंग टू एक्सेप्ट इवन फासिज्म। अब इटली में ये हमने कंडीशंस की बात करी, अब हम कंट्री स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो इटली की क्या कंडीशन थी। इटली में जो फासीवाद था वो एक मिलिटेंट पॉलिटिकल मूवमेंट था, एक सैन्य राजनीतिक आंदोलन के तरीके से वो वहां पर बढ़ा, जिसकी एकमात्र जो चीज थी वो ये थी कि आपकी जो स्टेट है, जो फांसी रजीम है, और आगे चलकर जो फांसी जो नेता है आपका, उसके प्रति आपकी लॉयल्टी, आप उसके प्रति लॉयल रहेंगे, आपकी ओबीडियंस जो है, आपकी जो वफादारी है वो और किसी की तरफ नहीं होगी, वो सिर्फ एकमात्र एक ही व्यक्ति जो आपका लीडर है उसकी तरफ होगी। ये इसी रूप में साम्यवाद से भी सिमिलर था। इट वाज सिमिलर टू कम्युनिज्म आल्सो, बिकॉज जो दोनों ही रिजीम्स थी, फांसीवाद में भी जो रूलर है वो डिक्टेटर होता है, वो तानाशाह होता है, ऐसे ही साम्यवाद में भी जो डिक्टेटर है वो सारी पावर जो है एक ही लीडर के हाथ में होती हैं। एक ही पार्टी होती है दोनों सिस्टम्स में, फांसीवाद में भी और साम्यवाद में भी एक ही पार्टी का सिस्टम होता है। और जो आम व्यक्ति हैं उनकी कोई राइट्स नहीं होती हैं साम्यवाद में। बट बिलीव जो फांसीवाद में ऐसा माना जाता है कि जो क्लासेस हैं, जिन क्लासेस की समाज के जो वर्गों को साम्यवाद खत्म करना चाहता है, फांसीवाद कहता है इन जो वर्गों के लिए समाज में जगह है, इन वर्गों को समाज के इस वर्गीकरण को समाप्त करने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों कहता है, मैं पहले समझा चुका हूं। ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उनको अलग अलग वर्गों से जो है वफादारी चाहिए, उनको अलग अलग वर्गों का सपोर्ट चाहिए। तो अगर वो किसी एक वर्ग की तरफ हो जाएंगे तो उनको बाकी वर्ग जो हैं, जो उनके विपरीत हैं, वो उससे दूर होते चले जाएंगे। सो फासिज्म ट्राई टू मेंटेन दिस वेरी वेरी प्रिकेरियस बैलेंस, एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल जो थी वो एक बैलेंस मेंटेन कर पा रहा था कि अलग अलग क्लासेस, किसी को भी एक को कमिट ना करके, कोई एक व्यक्ति को, कि हाँ, अगर हम इसका व्यापारिक रूप से एक एग्जाम्पल लेना चाहें कि अगर मैं किसी एक व्यापारी से कहूं मैं तुमसे सामान खरीदूंगा, तो और जो चार व्यापारी हैं वो मुझे अपना सामान बेचने में उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। पर अगर मैं एक से भाव पूछूं, दूसरे से भाव पूछूं, तीसरे से भाव पूछूं, तो सभी को लगता रहेगा कि ये हमारे उसमें इंटरेस्टेड है। सो सिमिलरली, बिकॉज फांसीवाद जो था वो किसी भी एक आइडियोलॉजी को, एक वर्ग को कमिट नहीं कर रहा था खुद को, कि हाँ हम पूंजीपतियों के साथ हैं या हम श्रमिकों के साथ हैं, तो या हम जो सैनिक अभी अभी युद्ध से वापस आए हैं हम तो उनकी पार्टी हैं, हमें उनका सपोर्ट चाहिए। किसी एक वर्ग की बात नहीं कर रहा था, इसलिए वो सभी वर्गों से जो है वो वफादारी जो है, वो सपोर्ट जो है वो ले पा रहा था।
ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हमने बात कर ली है कि कैसे उसके अंदर कुछ गेन नहीं हुआ था इटली को। तो जो इटालियंस थे वो बहुत ज़्यादा नाखुश थे, वहाँ पर बड़ी बेरोज़गारी के लिए, जो वहाँ की लोकतांत्रिक जो सरकारें चल रही थी, जो एकदम बेबस सी नज़र आती थी, जो भी परेशानियाँ थी उनके सामने एकदम बेबस नज़र आती थी, उन सरकारों से वो जो लोग थे वहाँ के रहने वाले, वो बिल्कुल ही परेशान हो चुके थे। बेनितो मुसोलिनी की हम बात कर लेते हैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। जी तो हम इटली के जो लीडर थे बेनितो मुसोलिनी उनकी बात कर रहे थे। वो एक न्यूज़पेपर एडिटर थे, एक संवाददाता कह लीजिए या जर्नलिस्ट थे, जिन्होंने ये इटली के आम लोगों को ये विश्वास दिलाया कि कैसे वो इटली की समस्त परेशानियों से उन लोगों को दूर वो समस्त परेशानियों को दूर करने में सक्षम हैं। कैसे इन सारी परेशानियों को दूर करेंगे और उन लोगों को वही इटली दिखाएँगे, समृद्ध इटली तक लेकर जाएँगे, इटली को समृद्ध बनाएँगे जैसा कि लोग चाहते थे। तो जो सपना जो लोग देखना चाहते थे, वो सपना मुसोलिनी ने लोगों को दिखाया। उन्होंने इटली की फासिस्ट पार्टी जो है उसकी स्थापना 1919 में जिस वर्ष प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसी वर्ष उनकी इस पार्टी की स्थापना हो गई। पर ये जो पार्टी है ये बहुत ज़्यादा बहुत शुरुआत में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। कि ऐसा नहीं था कि जब पार्टी की स्थापना हुई तभी ये बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय पार्टी बन गई, ऐसा नहीं था। अ, 1922 में 30,000 जो फासिस्ट हैं, इन्होंने धीरे-धीरे जो मुसोलिनी है, वो अपनी पावर को बढ़ाते हुए वो कैसे बहुत कम सीट्स मिलती हैं इनको इटली के पार्लियामेंट में, वहाँ के लोकतंत्र में बहुत कम सीट्स मिलती हैं, उसके बावजूद वो बहुत एक फेमस अपना मूवमेंट निकालते हैं द मार्च टू रोम, जिसमें वो कहते हैं कि अब हम रोम की तरफ बढ़ेंगे और रोम इटली में है, वहां पर जो किंग थे, किंग इमैनुअल थर्ड, वो रोम से इटली को चला रहे थे और जो ये एक पूरा का पूरा भय उत्पन्न कर दिया था मुसोलिनी और फासिस्ट पावर ने वहां पर। उसके बाद जो किंग थे उन्होंने मुसोलिनी को एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर मानते हुए उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया, उनको उस गवर्नमेंट का इंचार्ज बना दिया जिस गवर्नमेंट में अभी तक फासी जो थे वो मेजॉरिटी में भी नहीं थे। So till now the fascists were not even in majority of the parties which were there in the government, but still because Mussolini became extremely popular, he became popular and powerful, उनको वहाँ के जो राजा थे इटली के इमैनुअल थर्ड, उन्होंने वहाँ का ड्यूशे उनको करार दे दिया कि ये जो है यहाँ के लीडर हैं और वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो भी चेंजेस वो लेकर आना चाहते हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था में हो, चाहे वो यहाँ की कानून व्यवस्था में हो, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में हो, वो ये कर सकते हैं। तो जब इस तरीके की निरंकुश जो पावर है वो किसी को भी मिल जाती है तो वो क्या करेंगे? वो पावर में आएँगे, जैसे ही पावर में आएँगे, अपने खिलाफ जितनी बाकी सारी पार्टीज़ चल रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, सबको धीरे-धीरे करके बैन कर देंगे कि जो भी ऑपोज़िट पार्टीज़ हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट की हों, चाहे वो कोई भी डेमोक्रेटिक पार्टीज़ हों, लोकतंत्र की पार्टी हों, साम्यवादी पार्टियाँ हों, उन सभी को बैन कर देंगे। मेजर इंपॉर्टेंट लीडर्स को जेल में भेज देंगे। अपना बहुत ज़्यादा प्रचार सबसे पहले मुसोलिनी की ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली है। ही वाज़ द फर्स्ट लीडर टू यूज़ मॉडर्न ब्रॉडकास्टिंग मैकेनिज़म्स लाइक रेडियो एटसेट्रा टू गिव पब्लिक स्पीचेज़, लोगों में अपनी लोकप्रियता को बरकरार रखने के लिए। और ये चीज़ हिटलर ने भी बहुत ज़्यादा की, जब एक समय पर हर तरफ जो है वो नाज़ीवाद ही देखने को, सुनने को मिलता था और हिटलर का तो यहाँ तक कहना था कि एक झूठ को उतनी बार बोलते रहिए जब तक लोग उसको सच ना मानने लगे। सो एब्सोल्यूट प्रोपेगेंडा बाय बोथ दीज लीडर्स
दोनों ने एकदम बहुत सिमिलर जो पॉलिसीज रही दोनों की बहुत सेम रही कि जो ब्रॉडकास्टिंग के जो मैकेनिज्म्स हैं, न्यूज़पेपर्स हुए, रेडियो हुए, उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अपने आप को पॉपुलर बनाने के लिए, लोगों तक अपनी सरकार की बात पहुंचाने के लिए और लोगों में विश्वास दिलाने के लिए कि हम जिस प्रॉमिस के साथ, जिस वादे के साथ हम पावर में आए थे, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। सो दिस मेड दीज लीडर्स एक्सट्रीमली पॉपुलर। उन्होंने डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को समाप्त कर दिया, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को हटा दिया, बैन कर दिया, अपने जितने भी राजनीति में उनके जो विरोधी थे सबको उन्होंने जेल में बंद कर दिया। जो भी ब्रॉडकास्ट के मैकेनिज्म थे उन पे सेंसरशिप, कि अखबार में क्या छपेगा, न्यूज़पेपर में क्या आएगा, ये सब कुछ जो है इस पे सेंसरशिप लगा दी गई कि बिना स्टेट की मर्जी के ये सब कुछ नहीं किया जा सकता, ये सब कुछ स्टेट की निगरानी में ही होगा। और इसके साथ साथ जो मजदूर जो थे, जिनकी मैंने बात की थी कि कुछ मजदूर जो थे वो फांसीवाद से इटली में जुड़े थे, पर उन्होंने वहां पर कि ये जो क्योंकि साम्यवाद का भय भी था, तो उनकी स्ट्राइक्स को, कि मजदूर जो हैं वो स्ट्राइक्स ना कर दें, हड़ताल ना कर दें, अपनी बातें मनवाने के लिए, अपनी जो उनकी परेशानियां हैं उनको सुलझाने के लिए वो हड़ताल का सहारा ना ले लें, इसलिए हड़तालों को एकदम खत्म कर दिया। इसके अलावा एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है इटली के संदर्भ में, वो है कि कैसे एक जो एंटी सेमिटिक वैल्यू थी, कि जब हम नाजीवाद की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि कैसे वहां पर ज्यूज के खिलाफ, जो यहूदी थे उनके खिलाफ एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स थी उनके खिलाफ। इटली के फांसीवाद में ऐसा नहीं था, यहाँ तक कि शुरुआती दौर में जो थे, क्योंकि यहूदी जो थे, जो ज्यूस थे, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बिग बिग इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कैपिटलिस्ट थे, पूंजीवादी थे, जिनका पैसा फासिस्ट पार्टी को चाहिए था। इसलिए शुरुआत में इटली में इस तरीके की कोई चीज नहीं देखी गई कि वहां पर यहूदियों के खिलाफ इस तरीके का कोई भी स्टेट के जरिए, राष्ट्र के जरिए उनको मारने की, उनको कठिनाई देने की, उनको परेशान करने की कोई भी स्टेट पॉलिसी नहीं थी। बट स्लोली व्हेन मुसोलिनी बिकेम क्लोजर टू हिटलर, who was ruling over Germany, who would rule over Germany in the next decade, अगले दशक में जब वो आएंगे, जर्मनी पे रूल करेंगे, जब उनके बीच में जब दोनों स्टेट के बीच में अलायंसेस बढ़ी, दोनों स्टेट के बीच में जब संधियां होने लगी, तो हिटलर की जो एंटी ज्यू पॉलिसी थी, जो यहूदियों के खिलाफ उनकी जो पॉलिसी थी, धीरे धीरे वो मुसोलिनी ने भी अपनानी शुरू कर दी। एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ इस अभी इटली को समाप्त करने से पहले, एंड देन बिकॉज हमने सारे कॉजेज जो है एटसेट्रा ये कॉमन तरीके से किए हैं, इसलिए हम नाजिज्म को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। सो वी विल टेक वेरी शॉर्ट टाइम फॉर नाजिज्म। Another important thing was that this was Italy under Mussolini was a corporate state। वो एक कॉर्पोरेट स्टेट थी, वो बिल्कुल ही साम्यवादी भी नहीं थी और बिल्कुल ही पूंजीवाद स्टेट भी नहीं थी। तो उसके अंदर स्टेट का एक बहुत ही ज्यादा नियंत्रण था कि कौन हर फील्ड में कोऑपरेशंस होंगी, जिसमें पूंजीवादी भी होंगे और वर्कर भी होंगे। इन दोनों के बीच में जो है कोऑपरेशन होंगी, ताकि ना पूंजीवाद बहुत ज्यादा आगे बढ़ सके और खासकर साम्यवाद जो है वो बहुत ज्यादा आगे ना बढ़ सके। पर ये जो कॉर्पोरेट स्टेट्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशंस भी इन्होंने एस्टैब्लिश करी। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशंस मुसोलिनी ने अपनी सरकार में एस्टैब्लिश करी थी। शुरुआत में 8 जो फील्ड है उसमें शुरुआत की कि मेडिसिन का हुआ, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का हुआ, या इंटेलेक्चुअल कामों का हुआ, या जो हार्ड इंडस्ट्रीज हैं उनका हुआ। तो अलग अलग काम आइडेंटिफाई किए, अलग अलग जो उद्योग के क्षेत्र हैं वो आइडेंटिफाई किए, और वहां पर कोऑपरेशंस बनाने की बात की कि कैसे पूंजीवादियों के बीच में और वर्कर्स के बीच में कोऑपरेशंस होंगे, और ये सब मिनिस्ट्री के, स्टेट के कंट्रोल में चलेगा। तो स्टेट का कंट्रोल किस में होता है? साम्यवाद में होता है। तो यहाँ पर ये भी है। और ये बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को खत्म नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं हम खुद उद्योग चलाएंगे, तो साम्यवादी नहीं भी हैं। तो दोनों के बीच का रास्ता इन्होंने निकाला, बट अल्टीमेटली द सिस्टम डिड नॉट वर्क।
बिकॉज एग्रीकल्चर जो था, कृषि जो थी, उसमें कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। उसकी जो उत्पादन था कृषि का, वो बहुत ज्यादा घट रहा था। So economically, fascist Italy was not developing much. Apart from this, जो ये cooperations के जो को जो हेड करते थे, जो मैनेजर्स होते थे, जो लीडर्स होते थे, ये बहुत ज्यादा बारी जो थे, ये दे वर सिलेक्टेड बाय द फासिस्ट लीडर्स। तो ये ऐसा नहीं कि श्रमिक अपने आप में अपनी पसंद से यहाँ के इनके लीडर्स को चुन रहे थे अपनी इन कॉर्पोरेशंस के, बट इनको जो ये फासिस्ट पावर थी, फासिस्ट पार्टी थी, वही जो थी वो ये मेंबर्स को चुनती थी। ओके, नाउ क्विकली वी मूव ऑन टू हिटलर एंड जर्मनी। हिटलर हिटलर जो थे, ही वाज okay. To talk about Hitler, he was very interested in painting. He was very much interested in painting, right from an early age. वो वर्ल्ड वॉर वन जो था उसमें उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, और वहां पर वो जो अवार्ड भी उनको उसमें वर्ल्ड वॉर वन में लड़ने के लिए मिला था। और उन्होंने उसके बाद वहां से वापस आकर उस वर्ल्ड वॉर से वापस आकर जर्मनी में जो है वो पहले उन्होंने अपनी कोशिश की थी, वो आर्ट में बहुत इंटरेस्टेड थे। उन्होंने एक आर्ट स्कूल ज्वाइन करने की कोशिश की, पर उनको वहां से रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद वो धीरे धीरे वो एक हॉस्टल में रहते थे, जहां पर वो अपनी जो सेविंग थी उनसे काम चला रहे थे, और जो भी थोड़ी बहुत प्रिंटिंग का काम, उन्हें पोस्ट कार्ड छापने का काम मिलता था, उससे पैसे जो भी जमा होते थे उससे अपने जीवन चला रहे थे। इसके बाद वो धीरे धीरे वहां पर जर्मनी में जब फांसीवादी पार्टी की स्थापना हुई, नाजिज्म की स्थापना हुई, तो उसके साथ वो जुड़ गए। और वो बहुत ही ज्यादा, हिटलर जो है एक बहुत ही ज्यादा अच्छे वक्ता थे। वो बहुत अच्छे, बहुत पावरफुल ओरेटर थे। जब वो बोलते थे तो यहाँ तक था कि जो आम जो लोग थे वो रोने लग जाते थे, महिलाएं रोने लग जाती थी। इतना ज्यादा जो नेशनलिज्म है, जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद का तर्क देकर लोगों को अपने सभी चीजों के लिए मनाना, उनको अपने सभी प्रोग्राम्स के साथ जोड़ना, और लोगों के दिलों तक अपील करना, सो मच सो दैट, जैसा मैं पहले बता रहा था कि लोगों ने आंख बंद कर ली थी कि जो भी इन स्टेट्स की गलत ये स्टेट्स जो थी दोनों, हिटलर की और मुसलिनी की, जर्मनी और फ्रांस जो भी गलत काम कर रही थी, आम जर्मन लोगों ने उसकी तरफ अपनी आंखें बंद कर ली थी। अब व्हेन हिटलर वुड आस्क फॉर फंड्स, जो जर्मन से वो बहुत ही ज्यादा openly, they would fund his organization. And when we were discussing, जब हम आर्थिक संकट की बात कर रहे थे, हमने बात की थी कि कैसे जर्मनी एक ऐसा देश था जिसने अपनी जो बेरोजगारी है उसको 44% से कम कर कर 1% पे वो ले आए थे। और वो 44% से कम करके 1% तक कैसे लेकर आए थे? वो लेकर आए थे स्टेट के प्रोग्राम्स के जरिए। स्टेट ने बहुत ही ज्यादा हैवी इंडस्ट्रीज, जो उद्योग थे, उनकी स्थापना की, और आम लोगों को, जो भी सक्षम लोग थे, जो काम करने में सक्षम थे, जिनकी बॉडीज काम करने में सक्षम थी, उनको उस अपने अभियान से जोड़ा और सभी को नौकरियां दी। अब जो लोग थे जो बेरोजगारी से जूझ रहे थे, उनको क्या चाहिए था? उनको नौकरी चाहिए थी। वो चाहते थे कि उनके बच्चों को खाने को रोटी मिले। और जब एक ऐसा लीडर पावर में आ रहा है जो आपको ये सब दे पा रहा है, so why not? So people absolutely supported the ideas of Hitler. Even those who did not support, they did not resist his ideas. He was chosen as the Führer of the Nazi Party. जिस तरीके से वहां पर इटली के अंदर जो मुसलिनी हैं उनको ड्यूशे की उपाधि मिली थी, ऐसी जर्मनी में जो लीडर होता है उसको फ्यूरर कहा जाता है, तो वो नाजी पार्टी के फ्यूरर बन गए। मुसलिनी से इंस्पायर्ड थे, उन्होंने 1923 में पावर में आने की कोशिश की, एक कि वो पावर छीनने की कोशिश की, जिसकी वजह से उनको जेल हो गई। वो 5 साल की उन्हें सजा सुनाई गई जेल की, बट वो एक ही साल में वापस आने में कामयाब रहे। जेल में उन्होंने अपनी किताब लिखी, मेम काम्फ, माई स्ट्रगल।
मीन काम्प जो स्टोरी है उनकी परेशानियों की, वो क्या करना चाहते हैं, उनकी क्या बिलीफ्स है, उनके बारे में उन्होंने अपनी इस किताब में लिखा। और उन्होंने इस बारे में भी लिखा कि कैसे जो जर्मन्स हैं वो आर्य रेस हैं, और जो जर्मनी है वो एक आर्य देश है जिसमें सिर्फ आर्यंस को रहने का अधिकार है। और इसी प्रोग्राम के चलते वो ज्यूस को, यहूदियों को, ना सिर्फ यहूदियों को, होमोसेक्सुअल्स को, समलैंगिक लोगों को, जो लोग शारीरिक रूप से सामान्य नहीं थे, कोट अनकोट सामान्य नहीं थे, जो फिजिकली चैलेंज जो लोग थे, जो जिप्सीज थे, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, जिप्सीज, homosexuals, physically challenged people. सो जर्मन वो एकदम इनके खिलाफ थे, एंड ही बिलीव्ड कि इन सभी को मार देना चाहिए, एक पूरे तय तरीके से इनका विनाश कर देना चाहिए। वो वर्सेल्स की ट्रीटी जो थी वो जैसा मैंने पहले भी बात की थी वर्सेल्स की ट्रीटी के बारे में, ये एक ऐसी ट्रीटी थी जो ना सिर्फ जर्मन राष्ट्र के ऊपर बल्कि आम जर्मन्स के ऊपर, जो जर्मन लोग थे, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट पे एक धब्बा थी, एक काला धब्बा थी। और हिटलर ने उनके इस काले धब्बे को पोंछने की, इस काले धब्बे से, इस दाग से उन्हें मुक्त कराने की उनको एक सपना दिखाया, एक आशा दिलाई कि मैं आपको ये जो भी कुछ हमने इस ट्रीटी के चलते खोया है, इस संधि ने, इस प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो संधि हुई है, उसमें जर्मनी ने जो भी खोया है, चाहे वो खोए हुई राज्य हो, खोया हुआ क्षेत्र हो जो फ्रांस को दे दिया गया हो, जहां पर नए नए राष्ट्र स्थापित कर दिए गए हों, चाहे वो ये सब चीजें हों, या जो हमारा एक अपमान किया गया है, एक आम जो जर्मन था, आम जो जर्मन लोग थे, वो इस ट्रीटी को अपने ऊपर, अपने राष्ट्र के ऊपर एक अपमान मानते थे, जो उनके ऊपर डाल दिया गया है, उनके ऊपर मर दिया गया है। So Hitler, told he convinced the ordinary Germans that he's going to take revenge for whatever they had gone through because of this Treaty of Versailles. उन्होंने ये भी लोगों को कहा कि कैसे जर्मनी जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरक्राउडेड है और उनको रहने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए। ज़्यादा जगह कहाँ से मिलेगी? जो नेबरिंग जो क्षेत्र हैं, जो पास-पास के जो क्षेत्र हैं, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद उनसे छीन कर अलग-अलग राष्ट्र बना दिए गए थे, नए राष्ट्र बना दिए गए थे। हिटलर ने कहा कि मैं इन सभी राष्ट्रों को दोबारा से इन पे विजय प्राप्त करूँगा और इनको जर्मनी में शामिल करूँगा। और उन्होंने इसके ज़रिए अपनी जो नाज़ी पार्टी थी उसको रिवाइव किया, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। और इनकी इस पार्टी को बहुत ज़्यादा जो है लोकप्रियता नहीं मिली थी। जहाँ मुसोलिनी की फ़ासिस्ट पार्टी 1922 में ही पावर में आ गई थी इटली में, जर्मनी में जो नाज़ी पार्टी है वो बहुत बाद में पावर में आती है। इन द 1930s इट कम्स टू पावर। जर्मन जो थे, आम जो जर्मन लोग थे, वो उनकी तरफ एक उनको देखते उनमें एक स्ट्रॉन्ग लीडर को देखते थे कि कैसे ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग लीडर है और कैसे ये हमको इस अपमान से, प्रथम विश्व युद्ध के अपमान से मुक्त करेगा और हमारे देश को वो सुरक्षा प्रदान करेगा जिसकी हमें ज़रूरत है। ही बिकम्स द चांसलर, वो जर्मनी के चांसलर बने। नाज़ीज़ जो थी वो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बन गई। जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने सोचा कि अगर मैं हिटलर को चांसलर बना दूंगा तो मैं उसको शायद कंट्रोल करने में सक्षम हो जाऊंगा। उन्हें पता ही नहीं था कि जब हिटलर पावर में आएगा तो वो सब कुछ ओवर पावर कर देगा। हिटलर ने पावर में आते ही अपनी बाकी की सारी, जैसा मुसोलिनी ने इटली में किया था ऐसा हिटलर ने जर्मनी में किया, बाकी की सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको बैन कर दिया, जो ओपोनेंट से उनको जेल कर दिया। एसएस एक सीक्रेट ग्रुप था, जो प्रोटेक्शन स्क्वाड था, जिसकी जो वफादारी थी वो सिर्फ हिटलर को वफादार थे। सो इट इज लाइक अ पैरेलल पुलिस सिस्टम जो तैयार किया गया था, एक इन्वेस्टिगेशन, एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन तैयार की गई थी, एसएस जिसका नाम था, जो केवल हिटलर को ही जिसकी सारी वफादारी सिर्फ हिटलर की तरफ थी। इसके साथ-साथ गेस्टापो जो है सीक्रेट पुलिस हिटलर की,
उसका भी इन्होंने स्थापना की। और ये दोनों जो हैं वो नाज़ी जो राज है जर्मनी में, नाज़ीवाद को फैलाने में, उसको प्रबल बनाने में दोनों का बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान रहेगा। इसके साथ-साथ प्रोपेगेंडा का बहुत बड़ा यूज़, प्रोपेगेंडा का यूज़ कि हमारे जो विचार हैं वो आम लोगों के विचार बन जाएँ। बुक्स में, पैम्फलेट्स में, बाज़ारों में, सिनेमा हॉल में, गानों में, यहाँ तक कि आर्ट में, एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ इन नाज़ी जर्मनी वाज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय नाज़िज़्म। वो नाज़ीवाद से कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप से प्रोत्साहित थी, प्रेरित थी कि अगर वो जो भी नाज़िज़्म के साथ अगर वो नहीं जुड़ सकती थी, तो उसको हिटलर वहाँ तक पहुँचने की इजाज़त ही नहीं देते। वहाँ तक जो भी गैर नाज़ी ताकतें थी, चाहे वो आर्ट में हो, चाहे सिनेमा में हो, उनको एकदम सिरे से खत्म कर दिया। और हर जगह सिर्फ एक स्टेट का प्रोपेगेंडा, जो स्टेट, जो राष्ट्र कहना चाहता है, जो हिटलर कहना चाहते हैं, लोग वही सुने, वही देखें, मूवीज़ में भी वही देखें, गानों में भी वही सुने, एटसेट्रा। तो एक बहुत ही ज़्यादा प्रबल तरीके से प्रचार किया गया, अपनी हर किताब का, अपनी हर मूवी का, अपने हर रेडियो प्रोग्राम का बहुत ज़्यादा प्रचार किया गया। और हर वर्ग की महिलाओं को, और ये चीज़ फ़ासी इटली में भी हुई थी, जहाँ पर महिलाओं को, कोई ऐसा वर्ग नहीं था जिसको इस पावर से दूर छोड़ दिया गया हो। इन दोनों ही समाजों में महिलाओं को जो एक आदर्श जो महिला की स्थिति थी, वो ये थी कि आदर्श महिला कौन है? आदर्श महिला वो है जो घर पे बैठे और अपने परिवार को सँभाले, जब पति युद्ध लड़ रहा हो, जब पति फैक्ट्री में काम कर रहा हो, अपने आदर्श महिला अपने घर पे रहे, बच्चों को सँभाले और उनको जो हमारी जो सरकार के जो उपलब्धियाँ हैं, वो उनसे वाकिफ़ करवाए, और इसके साथ-साथ बच्चे पैदा करे। क्योंकि महिलाओं का काम तो इन दोनों ही सोच के मुताबिक बच्चे पैदा करना था कि कैसे हिटलर को अपनी जर्मन रेस जो थी, जो आर्य थे, जो जर्मन आर्य थे, उनको बढ़ाना था, उनकी पॉपुलेशन को। सो पीपल वर गिवन बेनिफिट्स कि अगर आप ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो आपको बेनिफिट्स दिए जाएँगे। ऐसे ही इटली में भी महिलाओं को प्रोत्साहित किया गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा कीजिए, ताकि population increases. And though it was not very successful, if you look at the birth rate in Italy during the 1930s, जो 1930 का जो दशक है, अगर हम उसका जो बर्थ रेट है, जो उसकी अगर बात करें, तो वहाँ पर उसमें हर 1000 व्यक्तियों पे जो 1930 की शुरुआत में 147 बर्थ हो रहे थे, 147 बच्चे पैदा हो रहे थे। वहीं उस दशक के अंत तक आते-आते वो जो नंबर है वो 102 पे पहुंच गया था। तो उसमें गिरावट आई थी। और बहुत सारे जो इटालियंस हैं, क्योंकि वो इतनी स्ट्रिक्ट जो स्टेट कंट्रोल था, उसकी वजह से बहुत सारे जो इटालियंस हैं, वो राष्ट्र छोड़ के दूसरे राष्ट्रों में भी माइग्रेट कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि दूसरे राष्ट्रों में जाके वो बस सकें। तो वापस आते हैं जर्मनी के ऊपर। सो कैसे हिटलर जो है वो अपनी सभी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं, और एक ग्रुप बना रहे हैं, हर स्पोर्ट्स टीम बना रहे हैं, एंड एवरी सेक्शन of the society had a Nazi element to it. एंटीसेमिटिज्म मतलब जो यहूदियों के खिलाफ जो उनको समाप्त करने के लिए जो उनकी तरफ एक नफरत है कि इनको समाज में जीने का ही अधिकार नहीं होना चाहिए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था नाज़ीवाद का। ये दोनों ही जो दोनों ही मूवमेंट्स हैं, या जो ये दोनों ही जो सोच हैं, ये फासीवाद और नाज़ीवाद, ये दोनों ही टोटलिटेरियन तो थे ही, कि अ इसके साथ-साथ जो नाज़ीवाद है वो एंटी सेमिटिक भी था, एंटी ज्यूज़ भी था, यहूदियों के भी खिलाफ था। तो ये एक दलीय भी थे जिसमें एक ही दल होगा, और सारी जो पावर है उसी दल के पास, उसी एक ही जो पक्ष है उसी के पास हो। ऑल द टोटल पावर रेस्टेड इन वन पार्टी एंड इन वन लीडर। दोनों ही रिजीम्स, फासीवाद भी, नाज़ीवाद भी टोटलिटेरियन थे। नाज़ीवाद एंटी सेमिटिक था, यहूदियों के खिलाफ था।
और इसी से प्रेरित होके फासीवाद भी जो है, मुसोलिनी का जो इटली है, वो बाद में उसने एंटी सेमिटिक क्वालिटीज जो है उनको अपनाया। ज्यूस के प्रति बहुत ज्यादा हेट्रेड थी। ऐसा माना गया कि जो भी समाज में परेशानियां हैं उनकी वजह से हैं। ज्यादातर जो ज्यूस थे वो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा साउंड थे, वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, बहुत पैसे वाले थे, पूंजीपति वर्ग से आते थे। तो उनको इस सभी जो परेशानियां थी जो जर्मनी झेल रहा था, उसका जो जिम्मेदार था वो यहूदियों को ठहराया गया। इसके अलावा क्रिस्टल नाक नाक की एक रात की बात होती है, जब जिस दिन यहूदियों के ऊपर उनके जो नाजी से जो नाजी मॉब था, जो जो भीड़ थी, उसने अटैक किया यहूदियों के घरों पे, उनकी दुकानों पे, उनकी गैलरीज पे, उनके शोरूम्स पे, और उनके सिनेगॉग्स पे। सिनेगॉग्स वो जगह होती हैं जहां पर वो जो यहूदियों के लिए उनके धार्मिक रूप से इम्पोर्टेंट है। तो उन सभी को तहस नहस कर दिया, उन सभी को तोड़ दिया। और ये जो इट्स अ मेटाफर व्हिच इज यूज्ड बिकॉज द ग्लासेस, द रोड्स वर फुल ऑफ ब्रोकन ग्लास। जब इन सभी यहूदी जो इनकी चीजें थी, इनको तोड़ा गया, तो पूरी सड़कों पर जो था वो कांच ही कांच दिखने लगा इन सारी चीजों को तोड़ने के बाद। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द नाइट ऑफ द ब्रोकन ग्लास। और जो कंट्रीज थी जहां पर डिक्टेटर्स, जहां पर तानाशाह आ गए, उसमें थी हंगरी, पोलैंड, यूगोस्लाविया, अल्बेनिया, बल्गेरिया, रोमानिया। धीरे धीरे इन सब ने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस जो थे उनको, अपने जो संविधान थे उनको समाप्त कर दिया। जर्मनी में भी पहले वर्ल्ड वॉर टू वन के बाद वाइमर रिपब्लिक की एक गणतंत्र की स्थापना की गई थी, वाइमर गणतंत्र की, पर वो इतना ज्यादा कमजोर था कि वो कोई भी डिसीजन लेने में, किसी भी तरह का आर्थिक संकट से मुक्ति दिलाने में सक्षम नहीं था। बहुत ही वीक गवर्नमेंट थी वाइमर रिपब्लिक के अंडर। और धीरे धीरे डेमोक्रेसीज ना सिर्फ पश्चिमी यूरोप में, इटली में और जर्मनी में समाप्त हुई, बल्कि ईस्टर्न यूरोप में भी, पोलैंड में, यूगोस्लाविया में, अल्बानिया में धीरे धीरे खत्म होने लगी। चेकोस्लोवाकिया अकेली ऐसी अकेला लोकतंत्र बचा था। और अब जो था वो ये बट गया था, यूरोप जो था वो बट गया था ऐसे देशों में जो लोकतांत्रिक थे, और ऐसे देश जो टोटलिटेरियन थे, एक दलीय, एक पक्षीय, जिसमें सारी पावर्स एक आदमी, एक पार्टी के हाथ में होती है। एंड ऑब्वियसली द थर्ड ऑल्टरनेटिव वाज द कम्युनिस्ट, जो साम्यवाद जो है, जो सोवियत संघ का था। बट मोस्टली द स्ट्रगल ऑफ पावर वाज बिटवीन द डेमोक्रेसी एंड टोटलिटेरियन रिजीम्स। अब हम वर्ल्ड वॉर टू की बात करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जो बात की है इन दोनों ही आइडियोलॉजीज की, कैसे स्थापना हुई, कैसे जो दोनों लीडर्स हैं वो पावर में आए, उन्होंने किस तरीके से समाज में क्या क्या बदलाव किए, उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो कैसी थी। अब वर्ल्ड वॉर द्वितीय की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड वॉर द्वितीय किस चीज के बारे में है? वर्ल्ड वॉर द्वितीय जो है वो दो चीजों, वो 1939 से लेकर 1945 तक लड़ा गया, 1945 तक लड़ा गया। इस वॉर में दो जो गुट थे, एक था अलाइज पावर का जो मित्र राष्ट्र थे, और दूसरी तरफ जो था गुट था वो था एक्सिस पावर्स का। अलाइड पावर्स, मित्र राष्ट्र और एक्सिस पावर्स। जर्मनी जो था उसने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत करी 1 सितंबर 1939 को। 1 सितंबर 1939 is when Germany began the World War II by attacking Poland. बट इस अटैक से पहले की जो हिस्ट्री है वो थोड़ी सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये जानना कि ऐसा क्या हुआ कि जर्मनी को, हम जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ होगा कि जर्मनी ने इस पोलैंड को अटैक किया। क्यों? क्योंकि जब वो पावर में आ रहा था, जब वो पॉपुलर बन रहा था, तो लोगों को वादा कर रहा था कि मैं वो सारी अपमानजनक जो चीजें हैं जो हम पर इस ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स से थोपी थी, मैं उनसे जर्मनी को आजादी दिलाऊंगा। वो सारे राज्य, वो सारे क्षेत्र जो उस ट्रीटी के अंतर्गत
हमसे छीन लिए गए थे, मैं उन सभी राज्यों को, उन सभी क्षेत्रों को जर्मनी में वापस जोड़ूँगा। तो ये जो सपना जर्मनी ने दिखाया था, उसको पूरा करने का वक़्त आ गया था। सो दिस वाज़ द नेचुरल कल्मिनेशन ऑफ वेयर द नेशन वाज़ हेडिंग टू। तो जिस तरफ जर्मनी बढ़ रहा था, जब आप 44% से कम करके अपनी बेरोजगारी को 1% पे ले आएंगे, जब आप जो बनाएंगे वो क्या होगा, फाइटर प्लेन बनाएंगे, जहाज बनाएंगे, टैंक्स बनाएंगे, जब आपका सारा उत्पादन ही इन सब चीजों का हो रहा है, तो उनका यूज भी तो करना है, उनका इस्तेमाल भी तो करना है। एंड इफ यू आर नॉट गोइंग टू यूज इट, तो दोबारा से डिप्रेशन आ जाएगा। इफ यू डोंट यूज दीज थिंग्स, और अगर आपको आपकी इकोनॉमी को, और वॉर में जब आप किसी दूसरी कंट्री को के ऊपर कंट्रोल करते हो, उसको अपने अंदर शामिल करते हो, तो वहां के जो सारे रिसोर्सेज है वो भी आपको मिल जाते हैं। तो एक धीरे धीरे ये लालसा भी बढ़ रही थी कि रिसोर्सेज बढ़े, ये जो सारी चीजें थी इनको खर्च भी करना था, और ये सारी ताकतें इकट्ठी ही इसलिए की गई थी क्योंकि यूरोप में अपने वर्चस्व को बढ़ाना है, अपना जो अपमान हुआ है उसका बदला लेना है, हमारे जो राज्य छीन लिए गए हैं उनको वापस लेना है। And this is the reason why Germany starts the World War II. It begins by an attack on Poland on 1st September 1939. इसके बिल्कुल पहले 1939 में ही 1 सितंबर को पोलैंड पे अटैक किया गया है, और अगस्त में लगभग 20 या 23 अगस्त के अराउंड रूस के साथ एक संधि की गई, जिसमें कहा गया कि कैसे जो है ये दोनों देश एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे, एक दूसरे की टेरिटरीज को अटैक नहीं करेंगे। और जब पोलैंड पे अटैक हुआ, तो एक ये समझ ये थी कि जो पश्चिमी हिस्सा है पोलैंड का, अगर मैं मैप आपको दिखाने की कोशिश करूं जर्मनी का, जस्ट वेट, आई विल ट्राई एंड शो यू द मैप, not of Germany but of Europe. तो ये बात की गई कि कैसे ये जो पश्चिमी हिस्सा है, इस पे जो जर्मनी है वो कब्जा कर लेगा, और जो पूर्वी हिस्सा है, अगर वहां पर सोवियत संघ आना चाहे तो हमको कोई आपत्ति नहीं होगी। ओके, दिस इज वन मैप व्हिच आई कैन शो यू। Okay, by the time I share, I must continue speaking, because we are running out short of time. So it is so it was the treaty was signed between Hitler and Russia, and it was decided कि जर्मनी जो है पश्चिमी तरफ से आक्रमण करेगा, और अगर सोवियत संघ जो है वो अगर पूर्वी तरफ से अगर आक्रमण करना चाहे और इसको अपने पास अपने क्षेत्र में शामिल करना चाहे, तो इससे कोई आपत्ति नहीं होगी जर्मनी को, और दोनों ही देश जहां तक भी पहुंच पाएंगे उसमें वहां तक वो सीज फायर कर लेंगे। आई होप आप लोगों को ये मैप दिख रहा हो। दिस इज पोलैंड, ये पोलैंड है, ये जर्मनी है, आप लोग देख सकते हैं। और ये पूरा वही क्षेत्र था जो प्रथम विश्व युद्ध की ट्रीटी के बाद जर्मनी से छीन लिया था। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जो स्लीपिंग लाइंस हैं, ये सब रीजन वो है जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी से छीन लिया गया था, और अब जर्मनी की ऐसी इच्छा थी कि इस पूरे क्षेत्र को अपने में दोबारा शामिल कर सके। सो दिस जर्मनी सेड दैट वी आर गोइंग टू अटैक फ्रॉम दिस साइड, USSR said that we can keep the this side. So ये जो पोलैंड है आपको दिख रहा है कि कैसे दो भागों में बट गया है, एक हिस्सा जो जर्मनी के पास आ जाएगा और एक हिस्सा जो USSR अपने कंट्रोल में ले लेगा, क्योंकि दोनों ने आपस में पोलैंड को अपने बांट लिया था। Now before we go ahead, it is important to understand a few things. Uh, I shall share the PPT again with you. Okay, I hope you can see the PPT again. आप लोगों को शायद PPT दिख रही होगी। तो जर्मनी ने कब शुरुआत की इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। जो मेन इवेंट्स थे वो क्या इवेंट्स थे, वो थे कि अपीजमेंट, जो 4 मेन इवेंट्स थे। सबसे पहले अपीजमेंट होता रहा, इसका तुष्टीकरण होता रहा
कि जब हिटलर ने पहले अपने खोए हुए राज्यों को वापस प्राप्त करने की कोशिश की, पहले ऑस्ट्रिया को प्राप्त किया, पहले उसके बाद और ये सब बकायदा लिखा गया था वर्सेल्स की ट्रीटी में कि जर्मनी इस तरीके का कोई भी आक्रमण नहीं करेगा। जर्मनी जो है उसको डीमिलिटराइज कर दिया गया था, उसको अपनी सेना को समाप्त करने को कह दिया गया था कि एक बहुत छोटा सा जो सीमित नंबर है, बस उतने ही सैनिक जर्मनी रख सकता है। बावजूद इसके धीरे धीरे ना सिर्फ जर्मनी ने 1930 के दौरान अपनी सभी ट्रीटी, जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स उसकी जो संधि थी, उस सभी संधि की सभी कंडीशंस को एक के बाद एक नकारना शुरू कर दिया, उनके खिलाफ जाना शुरू कर दिया कि हम रेपरेशंस भी नहीं देंगे, हम हर्जाना भी नहीं भरेंगे, हम ये जो इसमें ये लिखा है कि हम दोबारा इन क्षेत्रों को अपने में शामिल भी नहीं करेंगे। हिटलर ने एक एक करके जिस जिस क्षेत्र के बारे में लिखा था कि ये क्षेत्र जर्मनी से अलग किया जाता है, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में, वर्सेल्स की संधि में लिखा था, और ये लिखा था कि जर्मनी इन पे दोबारा अधिकार नहीं करेगा। हिटलर एक एक करके उन सभी क्षेत्रों को, एंड दिस इज बिफोर पोलैंड, पोलैंड जो है वो बहुत बाद में होता है, वो 1 सितंबर 1939 को होता है, उससे पहले की बात कर रहा हूं मैं अभी। एक एक करके उससे पहले हिटलर ने पहले ऑस्ट्रिया, उसके बाद चेकोस्लोवाकिया, ऐसे अलग 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 क्षेत्रों में अपना, लिथुएनिया के पास जो पोर्ट्स, जो बंदरगाह चले गए थे, वो वापस लेने की, तो जो जो चीजें उससे प्रथम विश्व युद्ध की ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स ने छीनी थी, हिटलर ने एक एक करके उनको दोबारा अपने पास वापस लाना शुरू कर दिया। और इस समय पर जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो चैम्बरलिन थे। चैम्बरलिन जो थे वो नहीं चाहते थे, और कोई भी देश नहीं चाहता था, ना फ्रांस चाहता था, बजाय जर्मनी के, नो अदर नेशन इन यूरोप वांटेड अ वॉर अदर देन इटली एंड जर्मनी। Germany, to a greater extent, France was absolutely not ready for a वॉर एट दैट टाइम। वो 1940 में, 1939 में इस युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। ब्रिटेन भी तैयार नहीं था, और यही कारण है कि ब्रिटेन बार बार जो भी जर्मनी आक्रमणकारी होते हुए, अब बहुत ही ज्यादा उत्तेजित होते हुए अपने आसपास के क्षेत्रों को अपने अंदर मिलाए जा रहा है, और ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, वर्सेल्स की संधि के में जो लिखा हुआ था, जिसपे जर्मनी ने साइन किए थे कि वो ऐसा ऐसा नहीं करेगा, उस सभी उन सभी क्लॉजेस को एक के बाद एक खत्म करता जा रहा है, तोड़ता जा रहा है। एंड ब्रिटेन डिसाइडेड टू टर्न अ ब्लाइंड आई टू इट। उन्होंने एकदम उसकी तरफ आंख बंद करने की ठान ली, क्योंकि वो युद्ध नहीं चाहते थे, क्योंकि युद्ध के बाद उन्होंने देखा था किस तरीके की एक केओस फैल जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इकोनॉमिकली वो कितना ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो इसीलिए वो इस तरीके का कुछ भी नहीं चाहते थे। तो जब हिटलर अपनी इन सभी क्षेत्रों को वापस अपने में मिलाने की कोशिश कर रहा था, ऑस्ट्रिया को, चेकोस्लोवाकिया को, इत्यादि को, तो ब्रिटेन ने इसकी तरफ एकदम आंख बंद कर ली कि कि ऐसा था कि कोई बात नहीं, अपने ही बैकयार्ड में हिटलर जो है अपने ही बैकयार्ड में दोबारा उसको कैप्चर कर रहा है। था तो जर्मनी का ही, ट्रीटी के जरिए उससे लिया था, तो अगर ले भी रहा है तो लेने दो, कम से कम हम वी दिस इज टू स्मॉल एन इशू टू वेज अ वॉर। ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि जिसके लिए हम युद्ध कर दे, क्योंकि युद्ध में और बहुत सी परेशानियां जो हैं वो बढ़ जाती हैं। सो अपीजमेंट, जो whatever was going on by Hitler, whatever he was doing, तो उसको इग्नोर करते रहे बहुत, यहाँ तक कि जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं चैम्बरलिन, जिनकी मैं बात कर रहा था, उन्होंने तो बकायदा एक अपनी पॉपुलेशन को हाउस ऑफ कॉमन्स में, और उसके बाद अपनी 1936 में अपनी ब्रिटेन में एक स्पीच उन्होंने दी लोगों को, जहां पे उन्होंने कहा कि वहां पर मध्य यूरोप में कहीं पर अगर हिटलर चला गया है, या हिटलर ने उसको कैप्चर कर लिया है, वहां पर अगर सेना की लड़ाई हो रही है, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें क्या लेना देना, वहां पर जो भी हो रहा है वो उनका आपसी का मामला है। सो दे एब्सोल्युटली टर्न्ड देयर आई in the opposite direction to whatever Hitler was doing, because they were not prepared for war. इन्वेजन ऑफ पोलैंड के बारे में मैंने आपको बताया ही है।
डी डे के बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद फाइनली जब ये वॉर जो है वो खत्म होता है, जब यूएसए जो है वो जापान के ऊपर दो जगह पे, पहले हिरोशिमा में फिर नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब्स जो है वो गिराता है, और जर्मनी के साथ तो युद्ध पहले ही समाप्त हो गया था। जापान जो है वो बाद में उसके साथ युद्ध समाप्त होता है। दैट इज द फाइनल कल्मिनेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जो पावर्स हैं उनके बारे में अगर हम बात कर ले, तो एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस एंड यूएसएसआर, सोवियत संघ, और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। सो ब्रिटेन है, फ्रांस है, सोवियत संघ है, और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। इसके दूसरी तरफ जो ये सभी जो है एलाइड पावर्स हैं, ठीक है। मैंने इट इज देयर समवेयर इन दिस, बट मैं अभी आगे नहीं बढ़ना चाह रहा था क्योंकि ये सब हम ओके। सो हु इज फाइटिंग द वर्ल्ड वॉर टू, ये सब जो है अलग अलग टाइम पे ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले ब्रिटेन, फ्रांस से, जर्मनी और इटली और जापान के खिलाफ। जापान जो था उसका भी एक अलग ही मुद्दा था। जापान जो था वो पैसिफिक ओशन के पास उसकी जो सीमा है वो अमेरिका से पैसिफिक ओशन के पास बहुत बहुत नजदीक हो जाती है। और जापान जो था उसके पास अपने नेचुरल रिसोर्सेस कुछ नहीं थे। और थोड़ा सा इससे डाइग्रेस कर रहे हैं, वील कम बैक टू इट वेरी क्विकली इन जस्ट 2 मिनट्स। थोड़ा जापान की बात कर ले। जापान इस युद्ध में क्यों आया था? जापान इस युद्ध में इसलिए आया था क्योंकि एक बात ये कि वहां पर भी कम्युनिज्म का डर था, क्योंकि सोवियत संघ, रशिया जो है जापान के बहुत ज्यादा नजदीक हो जाता है। दूसरा, जापान जो था वो अपने उसके उद्योग इतने ज्यादा समृद्ध हो गए थे, वो इतना ज्यादा उसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया था कि उनको ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए थे। तो अगर उनको ये रिसोर्सेज कैसे मिलते? उनको ये रिसोर्सेज मिलते चाइना पे अटैक करके। और अगर चाइना पे जब उन्होंने अटैक करना शुरू किया तो उनको ये लगता था कि रशिया जो है, क्योंकि वो कहीं हमारे खिलाफ ना आ जाए अगर हम चाइना के अंदर एंटर करें, तो रशिया का एक भय था। दूसरी तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स का भी भय था। तो इसीलिए जापान जो है वो एक्सिस पावर्स की तरफ से इस युद्ध में आया। तो पहले विश्व युद्ध के बारे में तो शायद ये कह भी सके हम कि वो एक यूरोपीय विश्व युद्ध, एक यूरोपीय युद्ध था। विश्व युद्ध उन मायनों में नहीं था, पर द्वितीय विश्व युद्ध तो सभी मायनों में हम कह सकते हैं। हालांकि बहुत से विश्व के ऐसे हिस्से थे जो इस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किए थे। सर्दर्न अफ्रीका हुआ, सर्दर्न अमेरिका हुआ, साउथ ईस्ट एशिया हुआ, जो साउथ एशिया हुआ। ये इन सभी इलाकों के इस युद्ध से दूर होने के बावजूद, क्योंकि विश्व के इतने दूर दूर के जो क्षेत्र थे वो पूरे तरीके से इस युद्ध से जुड़े हुए थे। सोवियत संघ कब युद्ध में आया? जब ऑपरेशन बारबरोसा हिटलर ने चलाया, और उसके तहत उसने ये सोचा, जब वो बहुत ज्यादा लालची हो गया और अपनी ही जो उसने पैक्ट करी थी, अपनी ही जो संधि करी थी रूस के, सोवियत संघ के साथ, कि आप एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे, एक दूसरे की का जो क्षेत्र है उस पर आक्रमण नहीं करेंगे, उस संधि के खिलाफ जाते हुए जब हिटलर ने 1941 में ऑपरेशन बारबरोसा किया, क्योंकि बहुत ज्यादा लालच में आ गया था। और उसके बाद जब 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 स्टालिनग्राड का युद्ध हुआ, तो वो एकदम ये समाप्ति की, जो जर्मनी की जो डिफीट थी वो बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस होने लगी। यूनाइटेड स्टेट्स कब आया इस युद्ध में? यूनाइटेड स्टेट्स तब आया जब जापान ने पर्ल हार्बर पे एक अटैक करके वहां तक जब जापान पहुंच गया, तो उसके बाद साउथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इस युद्ध में आना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है इस युद्ध में तब शामिल हुआ जब एटलांटिक चार्टर उन्होंने साइन किया 1941 में। ब्रिटेन के साथ, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उसके बाद चैम्बरलिन से बदलकर विंस्टन चर्चिल हो गए थे। विंस्टन चर्चिल ने और यूनाइटेड स्टेट्स के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, इन दोनों ने एटलांटिक चार्टर साइन किया 1941 में, और उसके बाद जाकर यूनाइटेड स्टेट्स जो है इस युद्ध में शामिल होता है। और जब दो इतनी बड़ी शक्तियां, सोवियत संघ और यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, एक ही तरफ से लड़ने पे एक ही सेक्शन उन्होंने ज्वाइन कर लिया इस वॉर का, द डिफीट ऑफ द एक्सिस पावर्स बिकेम इनएविटेबल, कि अब तो इसमें इनकी युद्ध में हार को कोई नहीं रोक सकता है।
let's go back quickly and then we'll come back. Uh, ओके, देखिए हम जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। हमने कैसे ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में क्या क्या था, वॉर की गिल्ट का जो पूरा अपमान था कि ये सारा वॉर किसकी वजह से हुआ है, जर्मनी की वजह से हुआ है। जर्मनी की मिलिट्री की स्ट्रेंथ जो थी, जो सैन्य की स्ट्रेंथ थी, उसको कम करने की बात की गई। राइनलैंड जो था, जो जर्मनी और फ्रांस के बीच का रीजन था, उसको बिल्कुल ही वहां से जो मिलिट्री है वो समाप्त करने की बात की गई। जर्मन की जो टेरिटरी थी वो पोलैंड को, डेनमार्क को, बेल्जियम को बांट दी गई ताकि जर्मनी को कमजोर बनाया जा सके। द ट्रीटी वाज डिजाइन्ड टू क्रिपल जर्मनी मिलिटरीली, टेरिटोरियली एंड इकोनॉमिकली। सैन्य रूप से, क्षेत्रीय, उनके क्षेत्रों को कम करने की उद्देश्य से, और आर्थिक उद्देश्य से कि उसकी सभी पावर को कम से कम कर दिया जाए ताकि दोबारा वो जैसा उसने प्रथम विश्व युद्ध में किया था वैसा दोबारा ना कर सके, इसलिए उसके पर काटने की कोशिश की गई। पर जर्मनी के तो पर कटे नहीं। राइज ऑफ हिटलर, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि कैसे वो पावर में आते हैं। अपने जर्मन, जो आम जर्मन से उनको नौकरियां, उनको घर देने की बात करते हैं। Germans turned to a leader who promised to fix their problems and fight the Treaty of Versailles, Adolf Hitler। तो वो जर्मन जो थे वो बहुत खुश थे एक ऐसे लीडर को लाके जो उनके इस अपमान को, उनकी मुसीबतों को दूर करे और उनको उनकी सारी परेशानियों से मुक्ति दिलाए। टोटलिटेरियन रिजीम थी, जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स की हम बात कर चुके हैं। उन्होंने अपनी कैसी जो सीक्रेट उनकी पुलिस थी, एसएस और गेस्तापो, उसका पूरे रूप से इस्तेमाल किया। जब मैं, इसीलिए हमने थोड़ा ज्यादा टाइम नाजिज्म पे स्पेंड किया था, जिस वजह से मैं, जैसा मैं आपको बता भी रहा था कि जब हम द्वितीय विश्व युद्ध करेंगे तो वो उसमें बहुत ज्यादा रोल इसका आता है। सो दिस इज व्हाई वी कैन नाउ मूव ऑन क्विकली। सो नाजी जर्मनी जो थी उसके अंदर जूस से जो था वो सारी पावर्स ले ली गई थी। और ज्यूस के खिलाफ, तो यहूदियों के खिलाफ बहुत ही ज्यादा जो है वो एकदम यू नो बहुत ही क्रूर तरीके से उनके खिलाफ क्राइम किए गए बाय द स्टेट्स। दे वर किल्ड, दे वर पुट इन गैस चेम्बर्स। उनके शरीर, उनको बहुत ही कम खाना या बिल्कुल खाना नहीं दिया जाता था। उनके ऊपर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते थे उनकी बॉडीज के ऊपर। जब वो मर जाते थे तो उनके बाल, उनकी चर्बी, उनकी हड्डियों का भी इस्तेमाल किया जाता था किसी न किसी रूप में। सो एवरीथिंग वाज ऑफ सम यूज इन नाजी जर्मनी। कुछ वेस्ट नहीं जाने दिया जाता था। मेनी ऑफ देम वर फोर्स्ड टू वर्क इन इनह्यूमन कंडीशंस। दे वर फोर्स्ड, उनको गेटोज में एक स्मॉल स्मॉल एरियाज आइडेंटिफाई कर दिए जाते थे जहां पर जो यहूदी थे शुरुआत में उनको अपने घर के बाहर लिखना होता था कि वो यहूदी हैं और यहाँ पर रह रहे हैं। और जैसा मैंने पहले ही बताया था, सिर्फ यहूदियों के खिलाफ नहीं थे हिटलर, वो समलैंगिकों के खिलाफ भी थे, जिप्सीज के खिलाफ भी थे, जो फिजिकली चैलेंज लोग थे उनकी, उनको भी मार देने के हक में थे, इत्यादि। फासिज्म की बात हम कर चुके हैं तो हम ज्यादा इस पे नहीं जाएंगे। बहुत क्विकली बात कर लेते हैं कि सब चीज पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, सेंसरशिप होगी, एकदम अत्यंत जो है राष्ट्रवाद है उसकी भावना होती है। जो स्टेट है उसका कंट्रोल होगा अर्थव्यवस्था पे, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन लाइफ में, सब कुछ जैसा राष्ट्र के जो लीडर है, जो फ्यूरर कहेगा वैसा ही होगा। डिक्टेटर, तानाशाही होगी इसमें। ब्लाइंड लॉयल्टी टू द डिक्टेटर, अगर लोग उनकी तरफ वफादार नहीं होंगे तो मार दिए जाएंगे। यूज ऑफ वायलेंस एंड टेरर, ये तो बिल्कुल ही आम बात हो गई थी कि बहुत ही ज्यादा वायलेंस का यूज होगा, बहुत ही ज्यादा जो हिंसा है उसका जो है स्टेट यूज करेगी। ओके, पहला जो पॉइंट है वो मैंने बताया, ऑस्ट्रिया में उन्होंने अटैक किया, और ऑस्ट्रिया को जब उन्होंने अपने कब्जे में लिया तो उस पर ज्यादा आपत्ति नहीं जताई ब्रिटेन ने और फ्रांस से। उनको लगा कि ठीक है, पहले जर्मनी का ही था और हम वॉर नहीं करना चाहते हैं, इसलिए ऑस्ट्रिया पे जब कब्जा उन्होंने करने की कोशिश की। और बहुत सारे जर्मन जो थे, ऑस्ट्रिया के बहुत सारे जो लोग थे वो जर्मन लोग थे, जर्मन भाषा बोलते थे, और क्योंकि एक आर्टिफिशियल बॉर्डर सेट कर दिया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, इसलिए उसको समाप्त करने के लिए हिटलर जो थे वो बहुत ज्यादा
that was one of his motive to capture Austria. उसके बाद सुडेटनलैंड जो है चेकोस्लोवाकिया, वहां पर भी बहुत ज्यादा जो है जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन थी, जिसके अंदर वो बात कर रहे थे कि वहां की जो लीडरशिप है कैसे वो उनको उनकी देखरेख नहीं कर रही है, और उसके बाद उसको भी कैप्चर कर लिया गया। ब्रिटेन एंड फ्रांस डिड नॉट वांट टू गो टू वॉर एंड द ग्रेट कि वो नहीं चाहते थे कि इतना एक ग्रेट वॉर जो अभी उन्होंने 10-20 साल पहले देखा था, वैसा ही एक और युद्ध वो दोबारा देखें। हिटलर ने दोबारा ऑस्ट्रिया को कैप्चर किया और उसको जर्मनी का हिस्सा बना लिया। इटली और इंग्लैंड और फ्रांस ने कुछ नहीं किया। फिर उन्होंने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पे कब्जा किया। हिटलर अलाइज विद द सोवियत यूनियन, दे फॉर्म द नाजी सोवियत पैक्ट। नाजी सोवियत पैक्ट, सोवियत संघ के साथ उन्होंने पैक्ट साइन की, जो अगस्त 1939 में हुई थी। मैं इसके बारे में बता चुका हूं। They agreed not to fight against each other and split up Poland. पोलैंड का मैंने आपको नक्शा दिखाया, कैसे उसको बांट लिया था दोनों पावर्स ने अपने बीच में। इंग्लैंड और फ्रांस ने ये वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर कब किया? जब पोलैंड पे कब्जा हो गया। तो 1939 में कौन कौन किसके खिलाफ लड़ रहा था? उस समय केवल ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस से जो जर्मनी, इटली और जापान के खिलाफ लड़ रहे थे। और इन तीनों ने, एक्सिस पावर्स ने ये डिसाइड किया था कि ये एक दूसरे की टेरिटरीज पे कब्जा नहीं करेंगे। अगर ये जीत भी जाएंगे, ऐसा नहीं है कि अगर जर्मनी ज्यादा पावरफुल हो जाता है तो इटली को अपने अंदर समा लेने की कोशिश करे या जापान की टेरिटरीज को लेने की कोशिश करे। सो दे डिड नॉट डू इट। they decided not to do any such thing. उसके बाद ऑपरेशन बारबरोसा होता है, जब जैसा कि मैंने बताया, हिटलर जो है वो बहुत ज्यादा लालची हो जाता है। वो रूस पे अटैक करने की कोशिश करता है 1941 में, और फिर बैटल ऑफ स्टालिनग्राड होती है 42-43 में, जिसके बाद हिटलर बहुत ही ज्यादा ये बिल्कुल ही सामने हो जाती है बात की कैसे जो जर्मनी है उसके ऊपर बहुत ज्यादा जो रेड आर्मी है, रेड आर्मी सोवियत संघ की आर्मी को कहा जाता था, कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल तरीके से उन्होंने आक्रमण शुरू कर दिया। दूसरी तरफ से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की भी जो आर्मी है वो भी वॉर में आ गई। इससे पहले की अगर हम बात करें तो इस युद्ध के अंदर जर्मनी फ्रांस को हरा चुका था। फ्रांस जो थी उसकी वो जर्मनी एकदम पेरिस तक पहुंच चुका था, नीचे से इटली ने भी अटैक कर दिया था। तो इस पूरे अटैक के चलते ये जो मैप अगर मैं दिखाऊं तो, yes, so you see that they have been able to take care of France as well. This is France. So यहाँ से इटली ने, यहाँ से जर्मनी ने फ्रांस पे भी अटैक करके, और फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी वो यहाँ से ब्रिटेन से चल रही थी। ब्रिटेन एंड फ्रेंच मिलिट्री फोर्सेस एस्केप फ्रांस एंड वॉल्ट इन इंग्लैंड फॉर देयर चांस टू काउंटर अटैक। तो जर्मनी पहले जो था वो ऑफेंसिव पे था, वो आक्रमण कर रहा था। उसके बाद जब उसको धीरे धीरे वो बहुत ही ज्यादा दूर निकल जाएगा उस आक्रमण में, और जब ये सारे जो उसके शत्रु हैं जब ये एकजुट हो जाएंगे, उसके बाद जब वो आक्रमण करेंगे तो जर्मनी जो है वो अपना बचाव करने की कोशिश करेगा। पहले वो आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है। फ्रांस तक को उसने जीत लिया है, रोमेनिया को, इन सभी क्षेत्रों को वो जीत चुका है। और जर्मनी और इटली में भी ये पहले से डिसाइडेड था कि, जैसे कि मैंने बताया कि उनमें डिसाइड किया था कि कैसे वो एक दूसरे के क्षेत्रों पे अटैक नहीं करेंगे। और इन दोनों के इंटरेस्ट, दिस इज इटली, ये जो है आपको एक जूते की तरह द लेडीज शू, ये हील वाला जो जूता दिख रहा है, ये इटली है। तो इटली और जर्मनी के जो मोटिव्स हैं, जो टेरिटोरी, जो उनके जो क्षेत्रीय जो दिलचस्पी है उनकी, वो आपस में ना जो भिड़ ना जाए, कि जो क्षेत्र जर्मनी चाहता है वो क्षेत्र इटली को भी चाहिए, ऐसा ना हो। तो जर्मनी और इटली के बीच में एक संधि पहले ही इस तरीके की हो चुकी थी कि कैसे जर्मनी जो है वो केवल पूर्वी जो यूरोप है उसकी टेरिटरीज पे कंसंट्रेट करेगा, यहाँ की जो टेरिटरीज हैं। और इटली के लिए उसने क्या छोड़ दिया था? यूगोस्लाविया, अल्बेनिया और ग्रीस। तो यूगोस्लाविया, अल्बेनिया और ग्रीस जर्मनी ने कह दिया था कि इसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, ये तुम ले सकते हो। सो दिस इज हाउ दे मेड द अरेंजमेंट बिटवीन देमसेल्व्स। Okay, just one second. I'll have some water and then we shall continue.
पर्ल हार्बर का इंसिडेंट 7 दिसंबर 1941 में जापान ने अटैक कर दिया पर्ल हार्बर पे। US stopped trading war supplies to Japan after they invaded China, and Japan felt that US was a threat to the safety of the Pacific Empire. तो जापान का फिलीपींस में और जो छोटे छोटे द्वीप हैं पैसिफिक ओशन में, वहां पर जो भी जापान का साम्राज्य था, यूएस को लगा जब जापान ने चाइना पे अटैक किया तो यूएस को लगा कि जापान जो है वो बहुत ज्यादा आक्रामक होता जा रहा है। उसके बाद उसने जापान को जो सामान है युद्ध का वो देना बंद कर दिया, और उसके बाद जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक किया। और इस पर्ल हार्बर के अटैक के बाद जो यूएस है, 7 दिसंबर को ये अटैक हुआ। और इसके बाद यूएस भी इस वॉर में शामिल हो गया। a few important things which I wanted to show you were हिटलर का मैं आपको बता चुका हूँ, रशिया में कैसे उन्होंने इन्वेजन किया। उनका जो पैक्ट था, नाजी सोवियत पैक्ट 1939 में जो पैक्ट साइन किया था, उसके खिलाफ जाते हुए उसने ऑपरेशन बारबरोसा लॉन्च किया। और उसको लगा कि रशिया पे तो, जब वो पोलैंड भी उनको मिल गया पूरा, तो उनको लगा रशिया पे तो अब विजय प्राप्त कर ही लेनी चाहिए। तो धीरे धीरे वो और आगे बढ़ता गया, और अल्टीमेटली जो है the Germans left Russian towns and villages in ruins, जब शुरुआती जो आक्रमण था उसमें जो जर्मन से उनको बहुत ज्यादा जो है वो विजय प्राप्त हुई, और हजारों के हजारों जो लोग हैं। अच्छा, ये एक चीज जो बोलना बहुत जरूरी है वो ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध एक पहला ऐसा बड़ा युद्ध था जिसमें जो वॉर कैलामिटीज थी, वॉर में जो लोग मारे गए वो सिविलियन पॉपुलेशन, ना सिर्फ सेना बल्कि आम जो लोग हैं। यूजुअली जब लड़ाइयां होती थी सेनाओं में, तो सेनाओं में लड़ाइयां होती हैं, आम जो जनजीवन है, आम जो नागरिक जो लोग हैं, उन वो उनके ऊपर इतनी ज्यादा उसका प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। उनके ऊपर इसकी ज्यादा उनके ऊपर आक्रमण नहीं किया जाता है। बट इन दिस वर्ल्ड वॉर, जो द्वितीय विश्व युद्ध था, उसमें जो सिविलियन पॉपुलेशन थी, जो नागरिक थे, उनको बेरहमी से मारा गया दोनों तरफों से। जब शुरुआत में जर्मन आर्मी धीरे धीरे सक्सेसफुल होती जा रही थी, रशिया के गांव नगर के नगर उजाड़ती जा रही थी, उनको जलाती जा रही थी, लोगों को मारती जा रही थी। जो लोग थे वहां पर जो प्रिजनर से उनको रख रहे थे, उनको खाना, जो रशिया के जो प्रिजनर से उनको रख लिया, उनको खाना नहीं देना, वो ठंड में वो मरते जा रहे थे। ऐसे ही जब रशिया काउंटर अटैक करेगा, जब रशिया की रेड आर्मी काउंटर अटैक करेगी, तो जैसे जैसे रशियन टाउन्स में घुसती थी, तो वहां पर एकदम बिना किसी लिमिटेशन के उतना ही वायलेंस, उतनी ही बेरहमी से अगर सरेंडर भी कर रहे थे लोग, तो उनको भी बेरहमी से मार रही थी। महिलाओं का बहुत ज्यादा रेप किए गए जर्मन महिलाओं के बाय द रेड of both the armies, especially by the Red Army, that they raped German women when they entered, rape of as young as girls, जो छोटी छोटी बच्चियां थी उनके भी रेप किए गए। तो बहुत ही ज्यादा बेरहम जो युद्ध था वो था ये द्वितीय विश्व युद्ध। जापान का मैंने बताया कि कैसे वो एक कि पर्ल हार्बर की हम बात कर रहे थे कि कैसे वो उसका एक इंटरेस्ट था चाइना के अंदर, और उसको लग रहा था कि चाइना में हम जाएंगे तो रशिया अटैक ना कर दे। और एक कॉमिंटर्न का नाम आपने शायद सुना हो, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, जो सोवियत संघ के की जो के उसके अंडर चलती थी, कि वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का रूल एस्टेब्लिश हो गया था। तो उसके बाद अलग अलग विश्व के अलग अलग देशों में कम्युनिस्ट पार्टीज का एस्टेब्लिश करने का, वहां पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स लाने की कोशिश थी, और एक कम्युनिस्ट इंटरनेशनल करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। और जापान चाहता था कि एक एंटी कम्युनिस्ट पैक्ट, एंटी कम्युनिस्ट वर्ल्ड भी हो, जिसके तहत एंटी कम्युनिस्ट मतलब साम्यवाद के, अभी मैंने कहा था कि आप ध्यान में रखिएगा, ये साम्यवाद काम में आएगा। ये साम्यवाद वही है, ये साम्यवाद के खिलाफ की ही भावना थी जिसने जापान को, जर्मनी को, इटली को एक साथ ला दिया। और इसके चलते इन्होंने एक पैक्ट साइन किया 1937 में, युद्ध से 2 साल पहले ही पैक्ट साइन कर लिया था। और जब
जापान ने बॉम्ब गिराए अपने एयरक्राफ्ट से पर्ल हार्बर पर 7 दिसंबर 1941 में। इसके बाद इसने जो अमेरिकी जो जो नेवी थी, वहां की जो एयरफोर्स थी, उसको एकदम चौकन्ना कर दिया। वो एकदम दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ एन अटैक, दे डिड नॉट थिंक दैट दे वुड बी अटैक लाइक दिस। तो हवाई जो है यूएस का ही एक स्टेट है। तो जब जापान इतनी यूएस के नजदीक पहुंच गया और वहां पर उसको उसको अटैक पहुंचा दिया, पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया, वहां पर जो उसके शिप्स खड़े थे उनको डुबो दिया, और बहुत ही ज्यादा हेवी डैमेज जब हुआ वहां पर, तो उसके बाद दैट इज व्हेन US decided to join this war. And once US decided to join the war, they had untapped power, resources, इतने ज्यादा रिसोर्सेज थे। और उससे पहले जो था, इस यूएस के इस वॉर में जुड़ने से पहले जो था, वो जर्मनी के जो रिसोर्सेज थे वो बहुत ही ज्यादा देवर ऑफ एक्सट्रीमली गुड क्वालिटी। उनके जो प्लेन से फाइटर प्लेन से उनका कोई मुकाबला नहीं था। पोलैंड के फाइटर प्लेन्स में उनका कोई मुकाबला नहीं था। फ्रांस के फाइटर प्लेन्स एयरक्राफ्ट्स में थोड़ा उनके वॉर जो मशीन थी वो थोड़ा बेटर क्वालिटी के थे, पर उनके पास लड़ने के लिए उपयुक्त डीजल या उपयुक्त जो भी फ्यूल जो चाहिए होता है वो अवेलेबल नहीं था। सो इससे पहले जर्मनी जो था, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, ऑफेंसिव में चल रहा था, वो अटैक कर रहा था। अब जो है, जब यूएस इस वॉर में शामिल हो जाएगा और सोवियत संघ इस वॉर में शामिल हो जाएगा, जर्मनी जो है वो धीरे धीरे डिफेंसिव में चला जाएगा, अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगेगा। ओके, what do we need to go on to now? Okay, we have left with very few very little time, and before we conclude, I move towards a conclusion। बहुत जरूरी हो जाता है, जो होलोकॉस्ट की हमने बात की कि जो नाजी जर्मनी की आइडियोलॉजी जो थी हिटलर की, कि कैसे जर्मन जो है वो एक आर्य राष्ट्र हमें स्थापित करना है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स लगाए गए ऑस्ट्रिट्स में और अन्य कई जगहों पे, एक एक नेशनल कम्युनिटी इस्टेब्लिश करेंगे हम, कि एक पूरा राष्ट्र जो है वो एक ही समुदाय होगा जो जर्मन्स का होगा, जो आर्य रेस हैं, जिसमें यहूदियों के लिए कोई जगह नहीं है, किसी भी तरीके के जो आउटसाइडर्स हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है, जिसमें मेंटली जो रिटार्डेड लोग हैं, जो दिमागी रूप से अस्वस्थ हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, और इन सभी को जो है बेरहमी से उनको मार दिया जाएगा, उनको स्टरलाइज कर दिया जाएगा। तो 1934 से लेकर 1945 तक का जो समय है, लगभग 10-11 साल तक का, इसके बीच में नाजी डॉक्टर्स जो थे इन पे बहुत बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते थे। जो जो भी ऐसे लोग थे, ना सिर्फ यही सब जो वर्ग थे, बल्कि जो भी ऐसे वर्ग थे जो काम करने में सक्षम नहीं थे, फिर चाहे वो डिप्रेस्ड हों, चाहे वो अल्कोहलिक हों, वो शराबी हों, किसी भी तरीके से अगर वो काम करने में सक्षम नहीं है, तो हिटलर के जर्मनी में उनके लिए जगह नहीं है, उनको मार देना चाहिए। So that was the idea, that was the productivity level, उस तरीके का उत्पादन और उत्पादन की शक्ति, उत्पादन के योग्य जो लोग थे, वो हिटलर अपने जर्मनी में चाहता था। Now I just want to show you some images, because images last longer। तो मैंने यहाँ पर भी थोड़ा सा images आगे डाली हुई हैं, but just to take you to some of the images and then we shall conclude, कि कैसे इसका जो रुख है वो बदला, और जो जब यूएस एंट्री में आ गया, रशिया पे अटैक किया था वो भी काउंटर अटैक्टिव हो गया, काउंटर अटैक बन गया उसके लिए। 1944 में जो जो पश्चिमी जो अलाइड पावर थी, जो पश्चिमी मित्र जो राष्ट्र थे, उन्होंने एक मैसिव, एक बहुत पावरफुल अटैक लॉन्च किया। उन्होंने फ्रांस को दोबारा से कैप्चर किया। नॉर्मैंडी जो है, वहां पर जो जर्मन आर्मी जो वहां पर थी उसको वहां से खींच के बाहर निकाला, और जो एलाइज आर्मी जो है, जो इन मित्र देशों की जो आर्मियां थी, जो पश्चिमी जो देश है, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, इन सब की जो आर्मी थी वो राइन रिवर तक मार्च 1945 तक पहुंच गई थी। नाउ टू शेयर विद यू द
यू नो द इमेजेस, पर्ल हार्बर की हमने बात कर ली है, ये भी हमने कर लिया है। Okay. Italy was early was lost the war much earlier than Italy was knocked out much earlier than Germany. As I said, Germany जो था वो minerals में, resources में बहुत ज़्यादा rich था. Allies ने इटली को कैप्चर कर लिया था, इटली ने सरेंडर कर दिया था, और इटालियन जो रिबेल्स थे, जो वहीं के जो रिबेल थे, जो फासिस्ट रिजीम्स के खिलाफ हो गए थे, फांसीवादी व्यवस्था के खिलाफ हो गए थे, उन्होंने मुसोलिनी और जो उनकी महिला मित्र थी, जो उनकी मिस्ट्रेस थी, उनको दोनों को मार दिया था और सरेआम उनको लैंप पोस्ट से लटका दिया था, उनकी लाशों को। Remember Mussolini, the Italian fascist leader, from this. After people rebelled against him, they executed him in the streets and hung his body up from a lamp post. तो ये अंत होता है, और जो अंत हुआ मुसोलिनी का, कि आम जो लोग थे जिनका फांसीवाद से विश्वास उठ गया, जब ये सारी पश्चिमी ताकतें एक साथ आ गई और उन्होंने इटली पे अटैक कर दिया, और धीरे धीरे इटली जब हारने लगा, और जब हिटलर अपने खुद के देश को, अपने आप को बचाने में सक्षम नहीं रहा, तो इटली की मदद करना तो बहुत दूर की बात थी। तो वहीं के जो रिबेल्स थे, वहीं के जो लोग थे, उन्होंने मुसोलिनी को मारकर लैंप पोस्ट से टांग दिया। द इमेजेस आर इन फ्रंट ऑफ यू। अब किसने वॉर ज्वाइन कर लिया? इटालियन रिबेल्स, जो ऐसे लोग जो इस इटली की फांसीवादी व्यवस्था के साथ नहीं थे, उससे सरोकार नहीं रखते थे, वो लोग भी इस युद्ध में अमेरिका की तरफ से जो है वो जुड़ गए। सो इटली के जो विद्रोही थे, वो भी इस युद्ध में शामिल हो गए। स्लाइड। Okay. D-Day is 6 जून 1944, अलाइड इन्वेजन ऑफ फ्रांस, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, नॉर्मेंडी बीच पे, जहां पर अलाइड पावर्स थी, यूएस, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, तीनों ने मिलके यूरोप की इस फाइट को, जर्मनी को के खिलाफ जंग लड़ी, और उसके बाद ये पूरा तय हो गया, और जर्मनी को वहां से जब राइन नदी तक पहुंच गए तो it was almost decided that Germany is going to lose this war. These are some of the images. I think I can skip this. क्या क्या कारण थे इनके, जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसमें जर्मनी के हारने के क्या क्या कारण थे? हिटलर की जो मिलिट्री थी बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट हो गई थी, विश्व के अलग 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 हिस्सों में पहुंच गई थी, ईस्ट फ्रंट पे भी लड़ रहे हैं, वेस्ट पे भी लड़ रहे हैं, जो पूरे पूर्वी यूरोप के जो देश है वहां वहां तक पहुंच गए हैं। तेल की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी, फैक्ट्रियां जो थी जहां पे माल बनाया जाता था, और जब उनके ऊपर बॉम्बार्डिंग शुरू हो गई, जब उन पे बॉम्ब्स गिराए जाने लगे, तो जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है, उत्पादन की जो प्रक्रिया है, उस पे रोक लग गई, और अंत में 7 मई 1945 को जर्मनी ने अपनी इस वॉर में सरेंडर कर दिया। हिटलर ने वॉर से कुछ समय पहले जो उनकी बहुत समय की जो महिला मित्र थी, उनके साथ उन्होंने विवाह किया, और फिर दोनों ने सुसाइड कर लिया। And it is very important to know that अभी तक वॉर खत्म नहीं हुआ है. The final war comes to an end when, as I told you in the beginning, जब अमेरिका जो है उसके पास दो रास्ते बचे थे इस युद्ध को खत्म करने के। जब वो धीरे धीरे बढ़ते हुए जापान की तरफ बढ़ रहा था, तो उसके पास दो तरीके थे। या तो जापान को मिलिटरीली कैप्चर करता, अपनी सेना को वहां तक भेजकर उसके एरियाज को कैप्चर करता, या फिर उसके ऊपर बॉम्ब्स गिराता। ऑब्वियसली वी नो कि उसने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया, नई टेक्निक थी, एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, व्हाटएवर, बट वन ऑफ द रीजन वाज कि जापान जो है बहुत दूर है अमेरिका से, और इसके साथ साथ जो है अगर वो मिलिटरीली सेना के जरिए अगर कब्जा करने की कोशिश करता, तो उसमें जान माल का बहुत ज्यादा नुकसान होता, और बहुत सारे अमेरिकी सैनिक उसमें मारे जाते। सो दिस वाज अ वेरी कन्वीनियंट थिंग इन दैट सेंस for America to do, to drop two bombs. It first dropped at Hiroshima and then at Nagasaki.
तो धीरे-धीरे वो एक-एक करके जितने भी जापानीज़ टेरिटरीज़ थी, उनको धीरे-धीरे कैप्चर करते हुए जापान की तरफ बढ़ता गया और जब वो एकदम जापान की फ़िलीपींस पे एटसेट्रा, एटसेट्रा सारी जगह कैप्चर करते हुए जब वो एकदम टोक्यो की रेंज में पहुँच गया जहाँ से वो टोक्यो को अटैक कर सकता था, दैट इज़ व्हेन इट डिसाइडेड टू अटैक और ये मैं बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि इन्वेड करें या बॉम्ब करें, दे डिसाइडेड टू बॉम्ब। पहला बॉम्ब उन्होंने गिराया 6 अगस्त को 1945 को हिरोशिमा पे। यूरोप में जो वॉर है, यूरोप में जो युद्ध है, वो 7 मई को खत्म हो गया है, ठीक है? और ये जो द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो पैसिफिक में जापान के साथ कब खत्म होगा? 9 अगस्त को फिर नागासाकी में बम गिराया गया और उस समय की जो किलिंग्स थी वो तो कुछ भी किलिंग्स नहीं थी उसके बाद जो लोग थे कई लोग उनमें a number of people died in the radiations which resulted from these bombs. होलोकॉस्ट की बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए ये स्टार ऑफ डेविड पहनना होता था, ये डेविड का स्टार है, ये सारे यहूदियों को पहनना होता था। जर्मनी की हम बात कर रहे थे जिनसे नरेमबर्ग के लॉज़ 1935 जैसा मैंने बताया 34 से लेकर 45 तक का जो समय था, जब पूरा नाज़ी जब रूल रहा बिफोर इवन मच बिफोर द सेकंड वर्ल्ड वॉर द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ही जब जब जर्मनी पे नाज़ी रूल हो गया तो वहाँ पर यहूदियों के खिलाफ जो भी क्राइम्स थे वो स्टार्ट हो गए थे। ज्यूज़ को एक इंफीरियर रेस माना गया, उनके सारे राइट्स ले लिए गए। क्रिस्टल नाथ की हम बात कर चुके हैं कि कैसे 1938 में उनके जो सारे प्रोफेशन थे, उनके घर थे, उनको तोड़ दिया गया, सड़कों पे काँच बिखरा हुआ था। दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड द नाइट ऑफ द ब्रोकन ग्लास। 9 और 10 नवंबर की रात 1938 की। होलोकॉस्ट क्या है? होलोकॉस्ट है जो एक बहुत स्टेट के ज़रिए इतने सारे ज्यूस को मारा गया और अंत में जब ये युद्ध खत्म हुआ, ना सिर्फ लीडर्स जो थे जर्मनी के उनको इसका कसूरवार ठहराया गया, बल्कि बाकायदा जो सोल्जर्स थे, जो इन गेटोज़ में, इन फैक्ट्रीज़ में, इन कंसंट्रेशन कैंप्स में काम करते हैं, उनको भी इसका कसूरवार उतना ही जो ज़िम्मेदारी थी इनके सर भी डाली गई। ऐसा नहीं कहा गया कि ये तो सिर्फ़ काम कर रहे थे। देयर आर वेरी गुड मूवीज़ व्हिच आर मेड ऑन दिस। यू मस्ट सी द मूवीज़ लाइक शिंडलर्स लिस्ट और लाइफ इज़ ब्यूटीफुल or the reader though it's a different concept but in that the protagonist again she used to work in one of these camps but उसके अलावा शिंडलर्स लिस्ट एक बहुत ही बेहतरीन पिक्चर है आप लोग जरूर देखिए दिखाएगा कि उस समय पर यहूदियों को क्या उनकी व्हाट वर दे रिड्यूस्ड टू कितनी बुरी उनकी हालत हो चुकी थी ये देखिए आई डोंट नो इफ आई कैन जूम इन द पिक्चर किस तरीके से बंकर्स में लोग रह रहे हैं, खाने के इनके शरीर इतने पतले-पतले हो गए हैं और क पहनने के लिए कपड़े और मौत जो थी इन कैंप्स में इतनी आम हो गई थी कि अगर आपके पास वाला कोई मर जाता था, तो उसकी बॉडी वहीं पे उसके कंकाल वहीं पे कितने-कितने महीनों पड़े रहते थे एंड इफ यू डिड नॉट हैव जब सर्दियाँ थी होती थी, आपके पास पहनने को कपड़े नहीं होते थे, तो आप उस उन कपड़ों उनके उन लाशों से जाकर कपड़े जूते निकाल कर लोग दैट इज द एक्सटेंट टू विच डेथ वाज नॉर्मलाइज्ड इन दीज कंसंट्रेशन कैंप्स उनको गैस चेंबर्स में रखा गया गैस चेंबर्स क्या होते हैं जहां पर लोगों को बोला जाता था आपको नहलाने के लिए भेज रहे हैं उन सबको एक चेंबर में बंद किया जाता था और अंदर जहरीली गैसें जो थी उनको छोड़ दिया जाता था और लोग इतना तड़प तड़प के उसमें मरते थे कि अपनी उँगलियों के नाखूनों से उन्होंने कंक्रीट के अंदर कई इंचों के गड्ढे कर दिए थे जब उन कंसंट्रेशन कैंप्स को खोला गया जब आर्मीज रशिया की आर्मी और देशों की आर्मी वहां पहुंची जब उन्होंने देखा कि इस तरीके से यहाँ पर यू नो कंसंट्रेशन कैंप्स चल रहे हैं और देखा उसमें कितनी के लाशों के कितने ढेर हैं और वो कंक्रीट की दीवार में लोगों ने नखूनों से इतने गहरे गहरे छेद कर दिए थे जब वो तड़प रहे होते थे जब वो गहरीली गैस में उनका दम घुट रहा होता था तो to give you I don't know if I have more pictures but I would uh, just a second
अ, ये देखिए, ये लाशों के ढेर हैं। These are, human bodies which are lying there. दिस इज व्हाट जो एकदम बेकसूर जो नागरिक जो थे, जो यहूदी थे और भी अन्य, जिस तरीके से उनको मार्क किया जाता था कि उनका नंबर कब आएगा, किस टाइम पे उनको भेजा जाएगा इन गैस चेम्बर्स में। ओके, इस युद्ध के बाद की बात कर लेते हैं। इससे पहले ओके, बाद की बात पहले कर लेते हैं। जस्ट कपल ऑफ मोर इमेजेस व्हिच आई वुड वांट टू शो यू, वो अभी दिखा देता हूं मैं। इस युद्ध के बाद जो था वो युद्ध समाप्त होने से पहले ही जब ये पता लग गया कि जब कि युद्ध के जर्मनी जो है ये युद्ध हार जाएगा, तो अमेरिका और जो सोवियत संघ हैं, वो दोनों ही जो जो राष्ट्र हैं, वो आइडियोलॉजिकली अपनी जो विचारधारा है उसमें बहुत ही अलग तरीके के राष्ट्र हैं। जहां अमेरिका एक और पूंजीवादी देश है, वहीं सोवियत संघ दूसरी ओर साम्यवाद की तरफ उसका झुकाव झुकाव था, और समाजवाद की सरकार वहां पर स्थापित थी। सो इट वाज डिसाइडेड व्हाट, एक तो पहली बात जो इस युद्ध ने करी वो ये था कि वर्ल्ड को, क्योंकि यूरोप की पावर, यूरोप के रिसोर्सेज पूर्ण तरीके से खत्म हो गए, नष्ट हो गए, और और उसके बाद जो वर्ल्ड था उसमें जो पावर थी, अब वो यूरोप में केंद्रित ना रह के अमेरिका और यूएस, अमेरिका और सोवियत संघ में बट गई। इसके बाद का जो उद्देश्य था, इतनी मार, इतनी जान माल का नुकसान देखने का बाद एक उद्देश्य था कि कैसे इस तरीके के वॉर को अवॉइड किया जा सके। नॉट ऑल ऑफ इट कुड बी अवॉइडेड। Just a second, let me share the other screen with you, in which I want to show you some of the pictures, and then I'm almost at the end. आप लोगों के अगर कोई सवाल हैं तो आप Q&A सेक्शन में पूछना शुरू कर दीजिए। मैं बस ये लास्ट इमेज आपको दिखा के इसको कंक्लूड कर रहा हूँ। ये कुछ इमेजेस हैं होलोकॉस्ट की, ये जहां आप देख सकते हैं ये किस तरीके से बिल्कुल एकदम डॉक्टरों के द्वारा निरीक्षण किया जाता था। ये जो यहूदी फैक्ट्रियों में रखे जाते थे, इनको अपने पूरे कपड़े उतार कर इनका निरीक्षण किया जाता था कि इनमें से कौन जो है सक्षम है काम करने के लिए, जो अभी जिसके शरीर से थोड़ा और काम लिया जा सकता है, 6 महीने, 2 महीने, 1 महीना और काम कर सकता है। और इतना ऐसे होता था कि लोग ऐसा, और जो सक्षम नहीं है उसका क्या किया जाएगा, उसको कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा। तो लोग, ऐसा दिखाया गया कि लोग अपने उंगलियां काट काट के अपने खून जो है उससे अपने गाल लाल करने की और मोटे होके दिखाने की कोशिश करते थे, कि वो दिखे कि उनके शरीर में कितनी लाली है, ताकि उनको मरने के लिए ना भेज दिया जाए। सो दिस इज द एक्सटेंट, ऑलमोस्ट इट कैन स्टिल मेक पीपल स्लीपलेस, जिस तरीके का से स्टेट के जरिए इन सभी को मारा गया उस समय पर। लुक एट द बेयर बॉडीज, आप देखिए इतनी पतली पतली, बिल्कुल खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता था। जितना इनसे रिसोर्सेज हो सकें वो इनसे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती थी। एंड दे हैड टू वेयर दीज स्ट्राइप्ड यूनिफॉर्म्स। प्लीज वॉच सम मूवीज, दे आर सो इंटरेस्टिंग। अभी तो आप देख ही सकते हैं, लॉकडाउन चल रहा है, पढ़ते भी रहिए, साथ में एक आध मूवी भी देख लीजिए। थोड़ा उस समय का, उस समय क्या-क्या हो रहा था उसके बारे में। शिंडलर्स लिस्ट, एज़ आई सेड, इज़ अ वेरी गुड मूवी। अ, 1 और 2 मोर इमेजेस एंड देन आई एम डन। ये देखिए, ये कितना ह्यूमन बॉडी के कंकाल हैं ये, जिसका ऐसे ढेर के ढेर जो निकल के आ रहे हैं। ये चप्पलें हैं, जो लोग मर गए हैं, जिनके जो उनके सब जूते, चप्पल, कपड़े सब सँभाल के रख लिए जाते थे, ताकि जो अगला बैच आए यहूदियों का, उनको वो दिए जा सकें। Okay, I think you guys can, look it up. I just wanted to leave with this images, which are shocking images of this war. Not just of the people who died in the war, but एक जो सिर्फ ये वही लोग नहीं हैं जो इस युद्ध में मरे थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने नाज़ी जर्मनी में, जिनके खिलाफ हिटलर ने जो भी एक इस तरीके का
तो आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं यहाँ पर क्यू&ए सेक्शन में, मैं उनके जवाब अभी देता हूँ। मैं सवाल पढ़ लूँ आप लोगों के, एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट रिस्पोंडिंग टू द क्वेश्चंस दैट यू हैव। मैं एक बारी आपको किस तरीके के सवाल आते हैं क्वेश्चन पेपर में वो एक बारी पढ़ के बता दूं। इसके बारे में फासीवाद पे बहुत बारी शॉर्ट नोट आता है, या तो फासीवाद पे आता है या नाज़ीवाद पे आता है। तो फासीवाद क्या है, क्या कारण है, क्यों उसका उदय हुआ, कौन-कौन उसके लीडर्स थे,